स्टार्ट हो गया रे? साहिल, सुबीर, तथा रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है कि नहीं मिला? हाँ सर। ओके सर। अच्छा देखो सर, अकाउंट्स बेसिक का क्लास है और अकाउंट्स बेसिक्स में फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स में जो हम लोग बात कर रहे हैं करेंटली, क्या बात चल रहा है सिर्फ थ्योरी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। इन सिंपल अगर कहा जाए तो थ्योरी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑलरेडी मैंने थ्योरी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों को कुछ वाइटल डिस्कशंस कर चुका सर, जैसे कि मानो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर चुका सर। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। फिर कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ये सब हुआ है ना। फिर आपको एकदम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो ये सब डिस्कशंस हुआ। अब और भी कुछ वाइटल डिस्कशंस बाकी है जो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे, और दो चार चैप्टर है सर बेसिक्स ऑफ थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द अकाउंट्स में, उसके ऊपर अगला 2-3 क्लास करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग जर्नल लेजर वगैरह वापस प्रैक्टिस करेंगे सर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये बेसिक्स का कॉन्सेप्ट इसी तरह से घूमता रहता है सर, ईयर ऑन ईयर। अच्छा, अब बात ये है सर कि आज का थियोरेटिकल पार्ट ऑफ अकाउंट्स में है क्या। ऐसे इतना तो आप सबको पता है सर कि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली मतलब अ, एक क्या बोलते हैं, मैं तो इसको एक डेटाबेस मैनेजमेंट मानता हूँ। मतलब बेसिकली ये डेटा एनालिटिकल के लिए, मतलब कोई भी बिजनेस जब चलता है तो उसका डेटा से ही उसका बिजनेस के बारे में जानकारी मिलता है। तो अकाउंट्स वो डेटा है। जैसे अगर आप रिसेंटली अगर मार्केट के बारे में खबर रखते हो, एक कंपनी है, आप लोग जानते हो सर, कंपनी का नाम है अदानी। हाँ सर, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने अदानी के बारे में? अगर आप लोग खबर सुने हो तो अदानी का क्या हुआ, अदानी के बारे में किसी रिसर्च कंपनी ने, किसी रिसर्च एनालिस्ट कंपनी ने कुछ गलत रिपोर्ट बताया, ठीक है। तो ये यूएस का एक कंपनी है, उनके बीच में लड़ाई चल रहा है सर, ठीक है। अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग रिसर्च, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा चर्चा का विषय चल गया सर, ठीक है। तो ये जो हिंडनबर्ग ने, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिकली स्टॉक रिसर्च का पार्ट है या फिर मतलब एक अलग टॉपिक है। मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं बात करूंगा, बस इतना आप लोगों को कहूंगा कि रिसेंटली अदानी का शेयर का वैल्यूएशन दिन पे दिन गिरते जा रहा है। लेकिन क्या सच में गिरते जाएगा? सर वो तो समय बताएगा कि कितना गिरेगा और क्या वो अपने आप को संभाल पाएगा। हाँ, मेरा तो लगता है संभाल पाएगा, बाकी समय के साथ साथ सभी पता चल जाएगा। लेकिन जो सवाल इंडियन बैंक ने उठाया वो अकाउंट्स के बेसिस में ही उठाया। आप लोग बात समझ रहे हो सर? आज मैं आप लोगों को बेसिक्स में जो थियोरेटिकल पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सर, दैट इज अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, आज मैं आप लोगों को बताने जो जा रहा हूँ दैट इज अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये जो अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसके साथ अदानी का क्या रिलेशन है सर? इसी में तो सवाल उठाया गया वैल्यूएशंस पे। अब देखो, अकाउंटिंग तो एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट में काम करता है। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट में चलता है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि वैल्यूएशन प्रिंसिपल करने का मेनली 4 तरीका होता है। मतलब अकाउंट्स में जो भी वैल्यूएशन, बिजनेस के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर उसका जो वैल्यूएशन बनाया जाता है, उसको वैल्यू करने का 4 तरीका है सर। एक तरीका होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट तरीका, एक होता है करंट कॉस्ट का तरीका, एक होता है रियलाइजेबल वैल्यू का तरीका, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू का तरीका। अब बिजनेस अपने सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग तरीका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका यूज कर किया जाता है कि कभी हिस्टोरिकल कॉस्ट, कभी कभी करंट कॉस्ट, कभी रियलाइजेबल वैल्यू, कभी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ये यूज करने के पीछे का क्या वजह है मैं आपको एग्जांपल के साथ उसको समझाऊंगा, ठीक है, कि ऐसा क्या चर्चा है। लेकिन जो बात यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अदानी के बारे में बोल रहा था, ये इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि हिंडनबर्ग ने, ये जो कंपनी है यूएस का, इन्होंने एक्चुअली अदानी के वैल्यूएशंस पे ही सवाल उठाया कि अदानी का जो बिजनेस का वैल्यूएशन है, उसके जो बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैनिपुलेटेड है, वो इन्फ्लेटेड है, ठीक है। इस तरह का सवाल किया गया है सर, ठीक है, हिंडनबर्ग से अबाउट फाइनेंशियल कंट्रोल्स।
उनका मानना है कि सब इन्फ्लेटेड है, फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपरली नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर बोला है शॉर्ट सेलर, मतलब हिंडनबर्ग बेसिकली शॉर्ट सेलर कंपनी है, रिसर्च कंपनी, स्टॉक मार्केट लेवल में बात अभी थोड़ा सा उसको साइड करते हैं। has been a number of changes in chief financial officer and their auditor use the group are relatively known unknown। ठीक है, तो कुछ अलग सब फाइनेंशियल मैटर में ही क्वेश्चंस किया है। अब इसका पूरा डिटेल्स क्वेश्चन आंसर एक अलग से आप लोगों को बता दूंगा सर। ठीक है, इसका एक पूरा क्वेश्चन आंसर का एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि क्या क्या सवाल अदानी के नाम पे किया गया है, जो हिंडनबर्ग ने सवाल किया। अब उसके रिस्पॉन्स में भी हिंडनबर्ग ने कुछ बोलने का कोशिश किया। ठीक है, तो अदानी बोलना चाहता है कि मैंने मेरा सब कुछ सही है, और हिंडनबर्ग का मानना है कि सब कुछ सही नहीं है, ओवर वैल्यूएशन है। तो हम लोग सर आज अकाउंट्स में यही वैल्यूएशन का जो अकाउंटिंग तरीका है उसके ऊपर बात करेंगे। आप लोग बात समझ रहे हो? ऐसा ही और एक केस है, अगर मैं ये हिंडनबर्ग और अदानी में ज्यादा डिटेल्स केस स्टडीज में फिलहाल तो नहीं जा रहा हूँ सर, लेकिन अगले क्लासेस में या स्टॉक मार्केट क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा ये सब केस स्टडीज को कवर करने का, क्योंकि यही सब कारण है जो मार्केट में शेयर को इधर से उधर कर देता है। जैसे कि अगर आप अदानी का रिसेंट शेयर प्राइस देखोगे तो किस तरह से धड़ाधड़ गिरते गया है। अब ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल के कारण ही ये सब हुआ है सर, और उसके ऊपर आवाज उठाया गया। अब देखो कि ये कितना सही निकलता है, अब समय बताएगा। अब येस बैंक का भी सिमिलरली एक इश्यूज बना है। ठीक है, इसमें भी एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बना है। येस बैंक का एक बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, येस बैंक का बॉम्बे हाईकोर्ट में एक केस चल रहा है, उसमें एक बॉन्ड इशू किया था येस बैंक ने, जिसको उसने अपने बैलेंस शीट से हटा दिया। ठीक है, परपिचुअल बॉन्ड था, और परपिचुअल बॉन्ड को बैलेंस शीट से हटा दिया जब येस बैंक अपने आप को रिकॉन्स्ट्रक्ट किया था। रिकॉन्स्ट्रक्ट मतलब एक्चुअली येस बैंक मार्केट में बैंकरप्टेड हो गया 2020 में। अब बैंकरप्टेड होने के बाद इसने जब अपना अकाउंट्स को वापस बनाया, तो उसको बनाने के टाइम पे ये देखो आरबीआई ओकेज अपॉइंटमेंट ऑफ सिटिंग येस बैंक एग्जीक्यूटिव रंजन पेंटर एज ईडी। ठीक है, अब बहुत सारा केस चल रहा है, येस बैंक भी रिसेंटली बहुत जोर का गिरा है। ये जो 81 बॉन्ड्स, ठीक है, टेल द टेल ऑफ ब्रोकन फाइनेंशियल रेगुलेशंस इन इंडिया। ठीक है, ये सब अलग अलग सिचुएशन चल रहा है सर, और सभी प्रॉब्लम अकाउंट्स को लेके है। हेलो, आई आई थिंक तोता के पास तोता ये सब खबर रखता है, आप लोग भी रखा करो सर। ठीक है, धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा आपको। ठीक है, ये देखो ये रिसेंटली एक 81 बोल के एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड को इशू किया था येस बैंक ने, जिसका वैल्यूएशन था करीब 8,000 करोड़ का। लेकिन जब मतलब ये सब बॉन्ड का क्या होता है कि अगर बिजनेस अच्छा नहीं रहेगा तो कंपनी पेमेंट नहीं करेगा। तो बाद में क्या किया कंपनी ने, येस बैंक ने क्या किया, बॉन्ड को बैलेंस शीट से ही हटा दिया। हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, हाईकोर्ट का डिसीजन आया है फाइनेंशियल रेगुलेशंस में कि आप बॉन्ड का वैल्यूएशंस को बैलेंस शीट में वापस दिखाओ। ठीक है, ऐसा करके आया है सर। ठीक है, अब आगे आगे जब आप लोग ये सब डिटेल्स, ये सब थोड़ा सा हायर लेवल डिस्कशंस है। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूंगा सर, लेकिन आई होप कि आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर। ठीक है, मतलब मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि जो कुछ भी होता है इसके पीछे अकाउंटेंसी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। बहुत बड़ा मतलब वही मेन कारण है, क्योंकि अकाउंट्स को ही मैनिपुलेट करके, जैसे अदानी के बारे में क्या सवाल कर रहा है, अदानी के बारे में हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि अदानी अपना बिजनेस वैल्यूएशंस को ज्यादा दिखा रहा है, जितना लोन है उसका उसके हिसाब से उतना प्रॉफिटेबल सिचुएशंस नहीं है, ये हिंडनबर्ग का कहना है। और ये अपना बिजनेस वैल्यूएशंस को ज्यादा दिखा के, बिजनेस वैल्यूएशंस को ज्यादा दिखा के मार्केट से ज्यादा ज्यादा लोन ले रहा अपने बिजनेस के लिए। लेकिन कल आरबीआई ने बोला, जैसा हिंडनबर्ग ने सवाल किया था कि हिंडनबर्ग कंपनी जो रिसर्च कंपनी है, उन्होंने सवाल किया कि इंडियन जो बैंक जिन्होंने अदानी को लोन दिया है उनका रिस्क हो गया। ठीक है, क्योंकि अदानी का बिजनेस दिक्कत में आ सकता है। लेकिन आरबीआई ने कल बोला कि अदानी को लोन देके किसी भी इंडियन बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आरबीआई ने बोला। अब देखो अब चल रहा है झगड़ा तो चल रहा है, लेकिन अब ये जो मतलब कोल्ड वॉर जो है, अब ये धीरे धीरे कुछ ना कुछ थमेगा या देखने को मिलेगा कि क्या है। अब रिसेंट स्टॉक मार्केट भी इसी तरह से इतना टर्मोइल चल रहा है। तो हम लोग बस इतना बात करेंगे सर, ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, कि बेसिक लेवल बात चर्चा है, बेसिकली ये सब फाउंडेशन लेवल, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीए एग्जीक्यूटिव लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये सब बेसिक लेवल ऑफ डिस्कशन होता है। और एक सच बताऊं सर, भले ही ये चर्चा बेसिक्स है, बट इसी के ऊपर बेस करके पूरा एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग बना हुआ है सर। तो जिसका बेसिक किसी भी तरह से गड़बड़ हो जाता है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल में, उनको हायर लेवल में
इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल लेवल में जो हायर लेवल अकाउंट्स होते हैं, एडवांस अकाउंट्स वगैरह में दिक्कत होता है। ठीक है, क्योंकि वो भूल जाते हैं ये सब, या फिर वो पढ़ा नहीं होगा तो दिक्कत बढ़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि ये मेजरमेंट क्या है, एक एक करके बात करते हैं। ये बोझा कैसे बकट्टा? अरे चौथा सुबीर, यस सर। साहिल, समझ में आ रहा है ना सर हम लोग क्या मेन बात कर रहे हैं? मतलब इसका प्रैक्टिकल हाँ अप्रोच सर। क्या है, प्रैक्टिकली कहाँ क्या होता है, और इसके पीछे इतना दिमाग क्यों लगाना है। ये तो पहले बेसिक चर्चा है कि भाई वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स को समझना है, एस्टिमेशंस के बारे में, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट को समझना है। तो हम लोग वही मेजरमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग किस तरह से अपने आप को मेजर करता है। तो पहले थोड़ा सा ना इसके पीछे का बैकग्राउंड को समझो सर। ठीक है, ऐसे केस स्टडीज मैं कराऊंगा आप लोगों को तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा, लेकिन फिलहाल आप लोग थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट में ध्यान दो। तो मेजरमेंट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, बहुत वाइटल है। प्राइमरीली ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन, ठीक है, बिजनेस में जो बाइंग सेलिंग जो भी होता है, ठीक है, लोन गिवन लोन टेकन, ये सब क्या है, सब अलग अलग ट्रांजैक्शंस है। और ये जो भी अलग अलग ट्रांजैक्शंस होता है वो किसी ना किसी इवेंट या घटना के आधार पे होता है। ठीक है, तो बिजनेस का लेन देन, बिजनेस का अलग अलग इवेंट्स, ये बिजनेस में एक प्राइमरी मैटर होता है। ठीक है, तो मेजरमेंट इज द वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। प्राइमरीली ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। प्राइमरीली ये जो ट्रांजैक्शंस है, इवेंट्स है, ये इन टर्म्स ऑफ मनी है। सो एनी मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विद थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। क्या है? तीन बेसिक एलिमेंट्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टू बी मेजर्ड, मतलब किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स में हो रहा है, सिलेक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड्स और स्केल टू बी यूज्ड, एंड इवैल्यूएशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल। समझाता हूं सर, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा रुक जाओ। प्रोफेसर आर जे चैम्बर्स defined measurement as assignment of numbers to objects and events according to rules specifying the property to be measured and the scale to be used and the dimension of the unit। ठीक है, ये इन्होंने 1966 में आर जे चेम्बर्स ने अकाउंटिंग इवोल्यूशंस एंड इकोनॉमिक बिहेवियर बोल के एक किताब में बोला था। ठीक है, इंगलवुड क्लिप्स एनजे 1966। ठीक है, अब ये सब बड़े बड़े अकाउंटिंग रिसर्चर्स थे, तो इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और दुनिया ने इसको एक्सेप्ट भी किया और इसके ऊपर बात समझ समझ के आगे आगे अकाउंट्स को एक्सप्लोर भी किया और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक लेवल में डेवलप भी किया। अब इसमें और एक है सर, पोलर। ठीक है, ये भी बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट एंड अकाउंटेंट है। पोलर डिफाइंड मेजरमेंट एज द असाइनमेंट ऑफ a system of ordinal and cardinal number। ठीक है, ऑर्डिनलिटी एंड कार्डिनलिटी। ठीक है, ऑर्डिनल मतलब सर जैसे आप लोग ऑर्डिनल एंड कार्डिनल मतलब जो बेसिकली आप मेजर कर सकते हो ऑर्डिनल में, जैसे आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर टू द रिजल्ट्स ऑफ स्कीम ऑफ इंक्वायरी और apparatus ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अकॉर्डिंग विद लॉजिकल और मैथमेटिकल रूल्स। ठीक है, तो लॉजिकली आप जिसको काउंट कर सकते हो ऑर्डिनलिटी में जाता है, और जिसको आप नंबर वाइज काउंट कर सकते हो वो आपको कार्डिनलिटी पे जाता है। ऑर्डिनल अप्रोच इज द लॉजिकल अप्रोच एंड कार्डिनल कॉन्सेप्ट इज अ नंबरिंग अप्रोच। ठीक है, अब आगे आगे इसको, क्या ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आता है सर, रुको। तो ऑर्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल्स नंबर यूज्ड टू डिनोट द पोजीशंस इन ए ऑर्डर्ड सीक्वेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब रैंक किया जाता है। ऑर्डिनलिटी पे क्या होता है, रैंकिंग किया जाता है। whereas कार्डिनल नंबर सेज हाउ मेनी देयर आर, मतलब कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है एटसेट्रा। मतलब ये चीज तो मैं इकोनॉमिक्स में भी बताता हूँ सर। एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच और एक होता है कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल नंबर कॉन्सेप्ट में क्या होता है, रैंकिंग किया जाता है कि इस तरह से कि रैंकिंग करो कि ये बेस्ट है, फिर वो सेकंड में, फिर थर्ड में। ठीक है, और कार्डिनलिटी क्या होता है कि कितना नंबर है, हाउ मेनी देयर आर, 1 2 3 4, मतलब एक है कि 100 है कि 200 है कि 300 है। जैसे इसको ना इकोनॉमिक्स में ऐसे समझा जाता है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच को, कि बेसिकली ये एक मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। अब कैसे इकोनॉमिक्स इसको ट्रीट करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स में ये ऑर्डिनल के बारे में बात करते हैं सर, हिग्स एंड एलन बोल के इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, उनका मानना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि हम जो यूज कर रहे हैं उसका रैंकिंग, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को टी पसंद है, उनको 1 कप टी दे दो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। 1 कप टी अब इक्वल्स टू 2 कप कॉफी, मतलब कोई कोई ऐसा हो सकता है कि 2 कप कॉफी पी लिया
उतना सेटिस्फेक्शन नहीं आया, बदले में एक कप टी दे दो तो वो सेटिस्फाइड है। तो वो रैंक करता है कि भाई उनको टी ज्यादा पसंद है। फिर कॉफी, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऑर्डिनलिटी होता है। लेकिन कार्डिनल क्या बोलता है कि भाई कितना कपड़ा खरीदे, मतलब कपड़ा पहन के कैसा लग रहा है उससे भी ज्यादा है। जैसे दुर्गा पूजा में बच्चे लोग कपड़ा लेते हैं ना, कि भाई इस बार, जैसे हमारे बंगाल में कल्चर है कि कितना कपड़ा हुआ है, मतलब कौन मौसी ने क्या दिया, बुआ ने क्या दिया, घर से क्या मिला, ठीक है। तो वो कितना नंबर ऑफ सेट उनको मिला है, उनसे वो ज्यादा ध्यान देता है कि 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो ये कार्डिनल नंबर कॉन्सेप्ट है। अब यही चीज दोनों कॉन्सेप्ट में ही चलता है सर, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट में ही अकाउंट को बनाया गया है, ठीक है। लॉजिकल कॉन्सेप्ट में भी और मतलब काउंटिंग में भी, नंबर्स में भी। तो चैम्बर्स डेफिनेशन हैज बीन वाइडली यूज्ड टू जज हाउ far accounting can be treated as a measurement discipline. So according to this definition, the three elements of measurements are, क्या क्या एलिमेंट्स है, तीन एलिमेंट्स को याद रखिएगा सर। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट टू बी मेजर्ड। पहले तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और इवेंट को मेजर करना है। फिर सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स और स्केल टू बी यूज्ड, किस स्केल में उसको मेजर करेंगे। एंड लास्ट में आता है इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ स्केल। अब इसके पीछे जैसे कि ऑब्जेक्ट और इवेंट्स टू बी मेजर्ड, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टू बी मेजर्ड, इसके बारे में क्या है जरा सुन लो, फिर आपको धीरे धीरे देखो समझ में आएगा। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सोच रहे हो कि इतना टेक्निकलिटीज, सर तो थोड़ा तो मुझे बताना पड़ेगा ना टेक्निकलिटीज। अब धीरे धीरे जैसे एग्जांपल्स में आएंगे ना, आप लोग समझ जाओगे कि चल क्या रहा है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए सर। तो ऑब्जेक्ट और इवेंट्स टू बी मेजर्ड, वी हैव अर्लियर डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस। हम लोग पहले जब बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का एकदम थियोरेटिकल पार्ट्स का स्टार्टिंग किए थे, आप लोग वो याद करिए जरा, ठीक है। आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, communicating economic informations to permit informed judgment and decisions by the users of the informations. So accounting essentially included measurement of information. Accounting essentially includes measurement of information. यही तो होता है ना अकाउंटेंसी। अगर आप सिंपल कोई भी कंपनी के बारे में कोई डेटा चाहिए आपको, से फॉर एग्जांपल आप बस गूगल में जाओ, गूगल फाइनेंस में जाओ, ज्यादा ऐसे बहुत सारा जगह है जाने का, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। गूगल फाइनेंस में जाओ, यहाँ पर जाके आप किसी कंपनी के बारे में सर्च करो। जैसे अगर मैं जैसे अदानी के बारे में बात कर रहा था, तो अदानी के बारे में बात किया, अदानी पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने अदानी पे क्लिक किया, आपको अदानी का शेयर प्राइस भी दिख रहा है, और साइड बाय साइड अब अदानी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको दिख रहा है। देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। शेयर का इंफॉर्मेशन के साथ साथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मार्केट कैपिटल कितना है, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, डिविडेंड यील्डिंग परसेंटेज कितना है, ठीक है। और भी चीजें दिखता है, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर साइड बाय साइड ऐसे ये शेयर का इंफॉर्मेशन दिया यहाँ पर, ठीक है। आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अब बात को समझे सर, ये जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको कंपनी के बारे में आइडिया जनरेट करके देता है। अब जो इसको इसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं हम लोग, स्टॉक मार्केट में इसका डिस्कशन होता है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका डिस्कशन होता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये सब तो ठीक है, लेकिन कहना क्या चाहते हैं सर, कहना कुछ नहीं चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि अकाउंटेंसी है क्या। तो सिंपल है ना, जैसे कि पहले डेबिट क्रेडिट आप लोग सीखते हो, है ना। अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है ना, कैपिटल क्या है। हम लोग पढ़े हैं ना सर, अकाउंटिंग इक्वेशंस वगैरह करने के टाइम पे, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या, कैपिटल क्या, उनके बीच में कनेक्शन क्या। पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्लास तो आप सभी ने किए होंगे, यस सर। है ना। तो उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करना तो सीखे ना, उसमें एसेट को आइडेंटिफाई किए, लायबिलिटी को आइडेंटिफाई किए, कैपिटल को आइडेंटिफाई किए, और उसके बेसिस में हम लोगों ने मेजरमेंट भी करना सीखे। फिर जो कुछ भी वहां पे हमें मिलता है उसके बेसिस में हम लोग उसको कम्युनिकेट करते हैं, और जैसे वो कम्युनिकेशन वाला बन जाता है ना, तो एक इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन पे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको गूगल फाइनेंस में दिखा रहा था, ठीक है। जैसे कि मैं आपको गूगल फाइनेंस में दिखा रहा था, या फिर आप अगर आप यहाँ पर भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का भी फाइनेंस का एरिया है, यहाँ पर भी दिखता है। चला गया, बहुत सारा जगह है सर इन्फॉर्मेशन चेक करने का। हाँ माइक्रोसॉफ्ट में भी है सर एक, ये बहुत अच्छा दिखाता है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन। बाकी और भी स्टॉक्स है, और भी जगह है चेक करने का, आप वहाँ पर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। नाउ पॉइंट क्या है, पॉइंट इज
कि अकाउंट तो ये हो गया कि जो भी वो डेटाबेस डेबिट क्रेडिट करके कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को रेडी करेगा, फिर वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो जो कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगा उसके वो जजमेंट लेगा और बिजनेस के बारे में सोचेगा। जैसे बैंक अगर लोन देता है किसी कंपनी को, तो लोन देने से पहले वो कंपनी का इंफॉर्मेशन को जज करता है, ठीक है। जज करके फिर वो बताते कि अच्छा ये है कंपनी का हिसाब किताब, ठीक है। जैसे मानो कि ये आईटीसी का रिपोर्ट, अगर अब हम आईटीसी के रिपोर्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें ये देखो कंपनी का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नजर आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें कंपनी का पीएल है, बैलेंस शीट है, ठीक है। अब ये सब चेक करके इसमें पहले क्या किया, पहले डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई हुआ, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट हुआ, फिर हम वहां से फाइनल अकाउंट्स बनाए, ठीक है। फिर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद फिर उसमें पीएल बना, बैलेंस शीट बना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना। अब जैसे जैसे सारा स्टेटमेंट डेवलप हो चुका, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन को चेक करने वाला लोग आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई ऑडिटर आएगा, ठीक है, ऑडिटर इसको वैलिड करेगा। ऑडिटर आके क्या बोलेगा, हाँ इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, ठीक है। अब ऑडिटर अगर हाँ बोल देता है ना तो लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। ऑडिटर अगर बोलता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जिनका चार्टर्ड फार्म होते हैं या जो प्रैक्टिसिंग सीए होते हैं, वो क्या करता है, वो आके इसको ऑडिट कर देता है। अब जैसे वो ऑडिट कर देगा तो इस इंफॉर्मेशन का मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ जाता है। मतलब वैल्यूएशन मतलब ऑथेंटिसिटी। अब जैसे ही ऑथेंटिक हो जाता है, अब इसका इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले दो तरह का लोग होते हैं, एक जो यूजर्स इंटरनल होते हैं और एक होता है मतलब आउटसाइडर्स। अब इंटरनल यूजर्स भी इसके बारे में जान पहचान करते हैं, कंपनी के लायबिलिटीज के बारे में, एसेट्स के बारे में, और आउटसाइड पर्सन भी करते हैं। जैसे इंटरनल में कौन कौन हो सकता है, कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी का फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं, एमडी हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, ठीक है। साथ साथ में अगर आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप देख सकते हो एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी, ये ऑडिट फर्म है, ये आउटसाइडर है, लेकिन यही तो वैलिड किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इन्होंने ही तो वैलिड बनाया। वैलिड मतलब इन्होंने थप्पा लगाया कि हाँ चलो ठीक है, हमने ऑडिट करके चेक कर लिया मेरा। और इनका इतना पावर होता है अकाउंट के बारे में कि वो सही गलत फैसला कर सकता है। सो पॉइंट इज दैट अगर वो गड़बड़ कर दिया मतलब बहुत गड़बड़ सर, ऑडिटर का रिपोर्ट बहुत अहमियत रखता है, ठीक है। अब बात ये है कि जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन आउटसाइडर के लिए, आप इसको देख के, इसको कौन देखेगा, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, वो देखेगा, ठीक है, कि आईटीसी में इन्वेस्ट करना है, तो चलो आईटीसी के बारे में देख लेते हैं। तो आईटीसी का शेयर का दाम एनएससी में चल रहा है 380 करके चल रहा है। भले ही सिगरेट में टैक्स बढ़ा है, भले ही सिगरेट में 16% का टैक्स इंक्रीज किया गया है, फिर भी आईटीसी के शेयर में अभी रिसेंटली ग्रोथ ही दिखाई दिया है। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट सर, बट पॉइंट इज दैट कि जिसको भी आईटीसी में इन्वेस्ट करना है, जो भी कंपनी को, अब आईटीसी को मानो मार्केट से लोन चाहिए, आईटीसी को मानो मार्केट से लोन चाहिए, तो वो क्या करेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लेके जाए। सो डिसीजन मेकर, अब जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूँ, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं कंपनी के बिजनेस से, डिसीजन मेकर नीड्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। उनको पास्ट डेटा भी चाहिए, प्रेजेंट डेटा भी चाहिए, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, मतलब कंपनी आगे क्या करना चाहता है। फॉर एक्सटर्नल यूजर्स जनरली द पास्ट इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनको नॉर्मली, मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहरी लोग, कि भाई मेरे बिजनेस में, ऐसे आईटीसी जब अपना इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक्सटर्नल पार्टीज को, एक्सटर्नल पार्टीज लाइक बैंक लोन वाले, शेयर होल्डर, जो अभी कंपनी का शेयर होल्डर अभी तक बना नहीं पर बनना चाहता है, ठीक है, शेयर होल्डर बना नहीं पर बनना चाहता है ना। तो ऐसे लोगों को कंपनी नॉर्मली पास्ट डेटा ही प्रोवाइड करता है कि देखो सर मैंने इतना इतना किया, मैंने इतना कमाया, इतना सेल किया, इतना मेरा एसेट्स है, इतना मेरा लाइबिलिटी है, इतना मैंने पीएल प्रॉफिट क्रिएट किया, ठीक है, इतना मेरा क्रेडिटर है, इतना मेरा लाइबिलिटी है, सब चीज वो बताते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट से, समझ रहे हैं। तो नॉर्मली एक्सटर्नल पार्टीज को वो क्या देता है, पास डेटा देता है, ठीक है। सो देयर इज नो यूनिफॉर्म सेट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस इन अकाउंटिंग व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल इन कैश मैनेजमेंट, अब कैश मैनेजमेंट आप लोगों ने अभी सभी ने नहीं किया, बट जो लोग फाइनेंस पढ़ते हो मेरे पास उनको जरूर पता होगा। आई थिंक चौथा में भी, चौथा बोल सकते हैं, चौथा हम लोगों ने कैश मैनेजमेंट पढ़ा है ना फाइनेंस में, चौथा को अगर याद है तो ऐसे इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना। तो जब आप लोग, जो लोग इंटरमीडिएट लेवल या फाइनल लेवल में पढ़ते हैं, उनको कैश मैनेजमेंट वगैरह करना पड़ेगा सर।
तो कैश मैनेजमेंट में किस तरह से बिजनेस अपना कैश को मैनेज करते हैं ये सिखाया जाता है। तो वेरियस कैश रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंस आर द नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, ठीक है। तो कैश के बारे में जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस है, रिसीप्ट्स है, इसके बारे में जो भी डिस्कशंस है वो आपका आ जाता है कैश मैनेजमेंट। ऑब्वियसली द डिसीजन मेकर्स नीड फास्ट कैश रिसीप्ट। अब जो डिसीजन मेकिंग करेगा बिजनेस के बारे में, जो डिसीजन लेना चाहता है, वो ऑब्वियसली कंपनी का पास्ट कैश रिसीप्ट के बारे में सोचेगा कि कंपनी पहले किस तरह से कैश रिसीव किया है, कहाँ कहाँ एक्सपेंस किया है ना। डेटा को बेसिकली एनालिसिस करेगा। आजकल मार्केट में बड़ा चलन है सर कि डेटा एनालिसिस जॉब, ठीक है। अब डेटा एनालिसिस क्या होता है, कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। नॉर्मली अगर आपको अकाउंट्स पता है तो ही आप अकाउंटिंग डेटा को नर्चर कर सकते हो। अगर आपको इंजीनियरिंग पता है तब आप इंजीनियरिंग डेटा को नर्चर कर सकते हो। अगर आपको मेडिकल नॉलेज है तो भी आप मेडिकल डेटा को नर्चर कर सकते हो। तो डेटा एनालिसिस बोलने में से डेटा एनालिसिस नहीं हो जाता। आपको किसी फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए सर, है ना, तभी कर सकते हैं। किसी फील्ड में नॉलेज होना चाहिए तभी कर सकते हैं। अच्छा, इतना देर से मेरा आवाज आप लोगों को क्लियर आ रहा था? मेरा माइक तो मेरे पास ही नहीं था। साउंड में कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग? नो सर। नो सर। ठीक है। मैं अभी देखा मेरा माइक मेरे पास ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा, तो डिसीजन मेकर्स लीड पास्ट कैश रिसीव्ड एक्सपेंसेस डेटा अलोंग विद प्रोजेक्टेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंसेस। प्रोजेक्टेड मींस मतलब फ्यूचर में वो क्या रिसीव करेगा, क्या एक्सपेंस करेगा, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल है कैश के बारे में। ऐसा क्रेडिटर हो सकता है, वर्किंग कैपिटल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो फॉर गिविंग लोन टू अ बिजनेस, अब मानो किसी बैंक को या किसी इंडिविजुअल को बिजनेस को लोन देना, तो फॉर गिविंग लोन टू अ बिजनेस वन नीड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रीपेमेंट एबिलिटी। अगर आज आप एक बैंक हो या फिर आप एक बैंक में मैनेजर हो, ठीक है। अब आपके पास बैंक कंपनी आएगा लोन के लिए, जैसे कि अदानी को लेके बेसिकली यही बात चल रहा है कि अदानी का बहुत लोन है मार्केट में, ठीक है। यस दैट्स ट्रू, अदानी का सच में लोन है मार्केट में। जैसे कि अगर मैं अदानी का, अगर आपको मैं जस्ट दिखाऊं, अदानी पोर्ट या अदानी एंटरप्राइज, इनका सच में मार्केट में काफी लोन है सर। क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट को एक्वायर किया है ना, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट को एक्वायर करता है, तो बड़ा प्रोजेक्ट को एक्वायर करने से बहुत पैसा लगता है। और उन्होंने लोन लिया और बैंक ने भी लोन दिया। अब जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं अदानी पोर्ट का फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अगर मैं बैलेंस शीट शो करूँ, बैलेंस शीट में अगर आप लाइबिलिटी देखो, कुछ नहीं बस लाइबिलिटी देखो, ये देखो सर। सर आज की क्लास मतलब बजट पे है ना? नहीं नहीं, बजट पे नहीं है सर, अकाउंट्स पे है। अच्छा, नहीं आपने कहा था ना बजट पे होंगे तो हाँ, इसलिए मैं मैं बोला था, लेकिन तुम अकाउंट्स के क्लास में ज्वाइन करना चाहिए था थोड़ा लेट हो गया सर जी। फिर बजट पे क्लास कराएंगे तो बोलेंगे सर, अगर आज नहीं तो कल कराएंगे, लेकिन कराएंगे। अच्छा देखो, करंट लायबिलिटी जरा देखिए, लॉन्ग टर्म टोटल लॉन्ग टर्म डेट देखो 41,000 करोड़ का। और लॉन्ग टर्म एसेट्स, अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स देखेंगे आप थोड़ा यहाँ पर, ये देखो नॉन करंट एसेट्स 76,000 का लॉन्ग टर्म एसेट्स है, और लॉन्ग टर्म डेट है 41,000 करोड़, ठीक है। करंट लायबिलिटी 11,000 करोड़ का। ऐसे और भी अलग अलग बिजनेसेस है। तो कहने का मतलब है, अभी जो इंडियन बैंक ने बोला ना, उनका मानना है कि ये एसेट इन्फ्लेटेड है, एसेट का वैल्यू इन्फ्लेटेड है, लोन जरूरत से ज्यादा है, और इसका शेयर का प्राइस भी इन्फ्लेटेड है। अब इसी चक्कर में इनका अकाउंटिंग डेटा को ही बेसिकली डेंजर में रख दिया सर, ठीक है। और इसी को चल के ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा फंस गया। अब ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अगर बैंक हो और अगर आपको किसी बिजनेस को लोन देना है, आप तो बिजनेस नहीं संभालते। बैंक जो है, जैसे मानो अदानी अगर किसी बैंक के पास जाता है, ठीक है, लोन के लिए, जैसे मानो अदानी पहुंचा एसबीआई के पास, अदानी पहुंचा एसबीआई के पास। अब एसबीआई उसको लोन देगा तो उसका डेटा तो चेक करेगा कि उसका बिजनेस सिचुएशन। और एक इन्फॉर्मेशन देते हैं मैं आपको, चलो लोन लोन का ही एक इन्फॉर्मेशन देता है, चलो। या एफपीओ के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली अदानी ने एक एफपीओ लॉन्च किया था, तथा हाई तो खबरটা জানিস कि एफपीओ जो लॉन्च किया था उसमें अदानी को सब्सक्रिप्शन मिल गया था। तथा को पता होगा। है सर। लेकिन बाद में अदानी ने क्या कर दिया,
विथड्रॉल कर लिया उसको। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये कल भी मैं रिटर्न को देवे सर। हाँ विथड्रॉल कर लिया सर, मतलब बेसिकली जिन लोगों से पैसा लिया था उनको पैसा रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो गौतम अदानी एक्सप्लेन्स व्हाई ही वाज फोर्स्ड टू विथड्रॉ 20,000 करोड़ एफपीओ। नाउ व्हाट इज दिस एफपीओ? सर ये एक तरह का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, अदानी को मार्केट से पैसा रेज करना था। तो ये पैसा जो रेज करना था इसका दाम रखा था सर मार्केट में 3100 से 3200 के आसपास, ठीक है। लेकिन रिसेंटली अदानी को लेके इतना मार्केट में प्रॉब्लम बढ़ा, इतना मार्केट में प्रॉब्लम बढ़ा कि अदानी का शेयर का दाम उससे भी नीचे गिर गया। अदानी का शेयर का दाम उससे भी नीचे गिर गया। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अदानी ने अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब शेयर उठा रेस करने का सिस्टम है ये, ठीक है। मार्केट से लोगों से बोलेगा कि उसको पैसा चाहिए, तो 20,000 करोड़ का कुछ अमाउंट था जिसमें शेयर का दाम रखा था उन्होंने 3100 से 3200 के बीच में। अब उसी में से डिसाइड होता क्या दाम होता। लेकिन इतना ज्यादा मार्केट इसका खराब गया है, खराब जाने के कारण मार्केट में जो शेयर उन्होंने दाम रखा 3100, उसका दाम गिर के हो गया 2100। तो अब बताओ कि लोग मार्केट से लेगा कि उनका एफपीओ में अलग से उनको देगा? तो ऑब्वियसली मार्केट से लेगा। तो ये चीज अदानी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए अदानी बोला कि हमको ये पैसा नहीं लेना है, ये मोरली रॉन्ग है, हम फिर कभी रेज करेंगे मार्केट में, ठीक है। इसीलिए उन्होंने वापस कर दिया, 20,000 करोड़ पाने के बाद भी उन्होंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये दिखाया, मतलब बेसिकली दम दिखाया, उनके बिजनेस पे दम है। अब चलो ठीक है, ये तो आगे आगे आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि किसी को भी जब कोई पैसा देता है, ठीक है, किसी को भी जब कोई लोन प्रोवाइड करता है तो उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं सर, फॉर गिविंग ए लोन टू ए बिजनेस वन नीड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रीपेमेंट एबिलिटी, ठीक है। अगर रीपेमेंट एबिलिटी ना हो तो लोन नहीं देना चाहिए। अब रिसेंटली कुछ फ्रॉड के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, डेब्ट सर्विसिंग फ्रॉड क्या हुआ रिसेंट सिचुएशंस में। ऐसा एक फ्रॉड के बारे में मुझे याद आ रहा है सर, आईसीआईसीआई बैंक का एक फ्रॉड। आप लोग जानते हो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया? आईसीआईसीआई बैंक, चंदा कोचर जी इनका चेयरमैन थे, ठीक है। चंदा कोचर जी इनका चेयरमैन थे। इन्होंने इन्होंने अपने हस्बैंड के बिजनेस पे, बेसिकली वीडियोकॉन ग्रुप है धूत ग्रुप का, धूत ग्रुप का एक बिजनेस है, और धूत ग्रुप के साथ इनके हस्बैंड का भी कनेक्शन है, ठीक है। ये देखो वीडियोकॉन लोन केस, चंदा कोचर हस्बैंड दीपक कोचर रिलीज, उनको रिलीज किया गया, ठीक है, बेसिकली जेल में ले लिया गया था, ठीक है। एंड आईसीआईसीआई की एमडी चंदा कोचर एंड हर हस्बैंड गेट्स बेल एज बॉम्बे हाई कोर्ट टर्म सीबीआई अरेस्ट इलीगल, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से कुछ चल रहा है। लेकिन ये इतना प्रूफ हो गया है कि वीडियोकॉन को लोन दिया, करीब 1200 या 3,000 करोड़ के आसपास का कुछ वैल्यूएशन है, ठीक है। ये डिटेल्स देखने से पता चल जाएगा सर, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर चंदा कोचर जी के बारे में अगर आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्यों ये सब दिखा रहा हूँ सर, क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किस तरह से मैनिपुलेट भी किया जाता है। और उससे भी बड़ी चीज, जैसे ये देखो, पहला बात कॉस्ट अकाउंटेंट है सर, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब सीएमए है सर। इसके बाद देखो आप, इन्होंने रिसेंटली जो इनके बारे में एलिगेशन लगा है, अब ये सब सब्जेक्ट टू प्रूव है, कोर्ट डिसाइड करेगा, बट ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चालू हो चुका है। ये देखो क्या एलिगेशन लगा है इन पे, ये देखो 3,250 करोड़ का वीडियोकॉन ग्रुप को इन्होंने लोन प्रोवाइड किया आईसीआईसीआई बैंक ने 2012 में। अब द क्वेश्चन इज दैट वीडियोकॉन ग्रुप को जो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड किया गया, वीडियोकॉन ग्रुप का फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा था ही नहीं जो उनको 3,250 करोड़ का लोन दिया जाए, क्योंकि उनका रीपेमेंट एबिलिटी नहीं था। तो फिर भी कैसे चंदा कोचर जी ने लोन प्रोवाइड किया? दूसरा बात, जब किसी एंटिटी को लोन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे वीडियोकॉन ग्रुप को, आप लोग वीडियोकॉन के बारे में सुने हो सर, जब वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक लोन दे रहा है, और क्योंकि वीडियोकॉन ग्रुप के साथ चंदा कोचर जी के हस्बैंड दोस्त है, ठीक है, दीपक कोचर एंड वीडियोकॉन का जो ओनर है धूत ग्रुप का, वो दोस्त है। पहला बात, ये तो रिलेटेड पार्टी हो जा रहा है ना। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन को लोन देना भी चाहता है
तो क्योंकि चंदा कोचर जी दीपक कोचर का वाइफ है, तो उनको बोर्ड में ही नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि वो मैनिपुलेट हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो जाता है, तो ये सब सिचुएशन से लॉ हमेशा मना करता है। तो ये सब प्रॉब्लम आया है सर, ठीक है। अब अभी कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट वही अकाउंट्स को लेके है, सारा प्रॉब्लम वही अकाउंट्स को लेके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल, मतलब लाइन लग जाएगा सर इन्फॉर्मेशन का, लेकिन आप समझो कि ये मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स क्यों इतना वाइटल है। So it may be mentioned that past and present objects and events can be measured with some degree of accuracy, but future events and objects are only predicted. Past को तो फिर भी हम लोग पुराना डेटा को देख के समझ जाएंगे, but what about the future, जो सामने है अभी तक हुआ नहीं है, उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा तो चिंताजनक है ना। मतलब पास्ट डेटा रिकॉर्ड से हम लोग पास्ट एक्यूरेसी फिर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। लेकिन व्हाट अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट आर ओनली प्रेडिक्टेड नॉट मेजर्ड। उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है किसी भी कंपनी के बारे में। हम ये सोच सकते हैं कि अदानी का बिजनेस आगे अच्छा जाएगा, लेकिन अदानी का बिजनेस पुराना क्या किया है उसका पास्ट रिकॉर्ड से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि उसने क्या किया। सिमिलरली रिलायंस के केस में, टाटा के केस में, बिरला के केस में, आईटीसी के केस में, किसी भी कंपनी का नाम उठा लो, छोटा बड़ा मजला, जितना भी कंपनी का नाम उठा लो। सो प्रेडिक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये बात भी करें आपको कि प्रेडिक्शन करना भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक एसेंशियल पार्ट है। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, कंपनी को डिवेंचर प्रोवाइड करते हैं, कंपनी को बॉन्ड देते हैं, कंपनी में डिपॉजिट रखते हैं, उन्हें भी कंपनी के बारे में प्रेडिक्शन करना पड़ता है। So decision makers have to take decisions about the unseen future for which they need suitable information. जब भी कोई कंपनी को लोन देगा, जैसे यस बैंक का भी अगर मैं बोलूँ आपको, यस बैंक को कितना सारा कंपनी ने, मतलब यस बैंक एज ए बैंक भारत के बड़े बड़े कंपनी को लोन दिया, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी जी, मतलब सुभाष चंद्र अग्रवाल जी का जी, लेकिन जी का बिजनेस का सिचुएशन बहुत खराब पड़ गया था, तो जी को दिया था, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे कंपनी को दिया था, लेकिन उनका बिजनेस का हालत बहुत खराब हो गया। अब सवाल यही है, जैसे यस बैंक का फेलियरिटी 2020 का सबसे बड़ा खबर था। यस बैंक जिसका मार्केट वैल्यूएशन दिन बे दिन बढ़ रहा था, वो इतना खराब सिचुएशंस में कैसे आ गया, वो कैसे लॉस मेकिंग बिजनेस को इतना लोन प्रोवाइड कर दिया। क्या कोई करप्शन है इसमें? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि यस बैंक का अगर परफॉर्मेंस अगर आप 2020 से पहले देखो तो इतना खराब नहीं था, अभी उसका शेयर का वैल्यू दिन पे दिन गिर रहा है। लेकिन अगर आप 5 साल पहले देखो, 5 साल भी नहीं जाना है, 2018 में देखो आप, एक शेयर का दाम 300-400 के आसपास था। तो फिर ऐसा क्या कर दिया कि शेयर का वैल्यू गिरते गिरते यहाँ पर आ गया, और इतना लॉस कैसे कर दिया। मतलब जिसको भी लोन दिया वो एक्चुअली, इसके ऊपर मैंने पहले भी केस किया, मतलब केस लॉ करवाया, मतलब ऐसे ऐसे कंपनीज को लोन प्रोवाइड कर दिया, मतलब जो एंटिसिपेशन है, जो प्रेडिक्शन है, वो प्रेडिक्शन गलत रह गया यस बैंक से, या फिर जानबूझ के किया है। और इसमें इनका जो फाउंडर मेंबर है दैट इज राणा कपूर, ठीक है, इनका इनका नाम बार बार आ रहा है सर, राणा कपूर। ये अभी नहीं है सीईओ, वो इतना बड़ा कांड के बाद उनको हटा दिया गया, अब कोई प्रशांत कुमार है। और अभी येस बैंक में आरबीआई का कंट्रोलिंग है, एसबीआई का कंट्रोलिंग है। तो अभी भले ही येस बैंक प्राइवेट लेवल में, क्योंकि भारत में बैंकिंग सिस्टम को ना आरबीआई खराब नहीं करना चाहता है, लोगों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए, ठीक है। लेकिन आप समझ रहे हो ना कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है, किस तरह का सिचुएशंस होता है। अब इसके लिए सुइटेबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और उसको सुइटेबल इंफॉर्मेशन को सुइटेबली मेजर भी करना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टू बी मेजर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है सर, ये टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। अकाउंटिंग है तो मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग को मेजर क्यों करना जरूरी है, उसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, उसके पीछे क्या क्या कारण रहता है, उसके बारे में मैं इतना देर से आपको अलग अलग इवेंट्स के ऊपर बात कर रहा था। अब मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा सा मैथमेटिकल फिगर की तरफ लेके जाऊंगा। अब नाउ व्हाट अबाउट द मैथमेटिकल फिगर, जैसे कि स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ मेजरमेंट कैसे किया जाता है। इन अकाउंटिंग मनी इज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट। अकाउंटिंग में क्या होता है सर,
अकाउंटिंग में मनी को ही मेजरमेंट माना जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग में मनी को ही मेजरमेंट माना जाता है। तो इन अकाउंटिंग मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट। सी मनी मेजरमेंट, इसके ऊपर भी एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था, याद होगा आप लोगों को। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है? हाँ, अकाउंटिंग बेसिक्स में अगर आप याद करें जरा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट बोल के हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आप लोगों को? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स का एक टॉपिक पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने जो प्रिंसिपल्स एंड ये पढ़े थे ना सर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, इसके अंदर 12 प्रिंसिपल था सर। तो उस 12 प्रिंसिपल्स का सेकेंड प्रिंसिपल से मैंने आपको बोला था कि एंटिटी कॉन्सेप्ट के बाद जो सेकेंड कॉन्सेप्ट था, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आई होप याद होगा, अगर याद नहीं है एक बार क्लास लेके देख लो सर। अच्छा, मुझे पता चला कि सर वो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट अपडेटेड नहीं है, बहुत सारा क्लास मिसिंग है। आप लोग मुझे थोड़ा बताइएगा तो कि कब से क्लास मिसिंग है, ठीक है। तो फिर मैं कल बैठ के ना सारा अपडेट कर दूंगा। ओके, मुझे बता रहा था साहिल, आई थिंक कोई कोई और भी दो चार जन ने मुझे बोला कि सर सारा क्लास अपडेट नहीं है। तो एक बार आप लोग ना मुझे बता दीजिएगा कब से मेरा क्लास अपडेट प्रॉपरली नहीं है, या तो मैंने गलत प्लेलिस्ट में अपडेट अपडेट कर दिया, मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग मुझे जरा बता दीजिएगा। अच्छा, अब चलो बात करते हैं स्टैंडर्ड्स और स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो इन अकाउंटिंग मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट। नॉर्मली अकाउंट्स में पैसा से ही हम लोग किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का जो मेजरमेंट को स्केल करते हैं। तो इसको समझने के लिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। Although nowadays quantitative information is also communicated along with monetary information, not just money, साथ में quantitative information भी आ गया जो monetary measurements के साथ साथ भी काउंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मनी एज ए मेजरमेंट स्केल हैज नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशंस। अच्छा, कोई बोल सकते हैं कि पैसा का जो मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है उसमें कोई यूनिवर्सल डिनोमिनेशन है? यूनिवर्सल डिनोमिनेशन मतलब कि मनी का वैल्यू क्या दुनिया भर में हर जगह में सेम है? नो अरे सर। नहीं है ना। जैसे अगर मैं डॉलर रुपीस ये सब हिसाब लगाऊं, हाँ, तो जैसे $1 इन रुपीस हम लोगों को करना पड़ता है। तो जैसे $1 का वैल्यू है इंडियन रुपीस में 82.49 इंडियन रुपी आज के डेट में, ठीक है। अब इसका भी अलग से मार्केट में एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज चलता, सॉरी करेंसी एक्सचेंज चलता है, इसका भी अलग से ट्रेड होता है, ठीक है। लेकिन नॉट जस्ट दैट, अब यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा दुनिया भर में अफगानी, अलवियन लेक, अल्जीरियन दिनार, अंगोलन क्वांजा, अर्जेंटिनो पेसो, आर्मेनियन द्रम, अरुबन फ्लोरिन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अजरबैजान मनत, बहरीनियन डॉलर, बहरीनी दिनार, बांग्लादेशी टाका, हम लोग वेस्ट बंगाल में भी टाका बोलते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो टाका जो है वो बेसिकली हम लोग बंगाल में बड़ा यूज करते हैं, ठीक है। ये संस्कृत वर्ड है टाका, ठीक है। अच्छा, बर्बदियन डॉलर, बेलारूसियन रबल, बेल्जी डॉलर, बर्मुदन डॉलर, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग बहुत सारा है, खत्म अभी जितना देश है उतना नाम मिलेगा। हाँ, ज्यादातर केस में आपको डॉलर हर देश को एक है, लेकिन रियल है, दिनर है, रूपी, जैसे ये देखो सर, ये देखो कहाँ और रूपी होता है, सिचिलियोसिस रूपी, ठीक है। रूपी रूपी भी यूज करते हैं बहुत सारा कंट्री। इंडोनेशिया में भी आई थिंक रूपी या रुपया बोलते हैं, इंडोनेशिया में भी बोलते हैं रूपी या रुपया, ठीक है, रुपया बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबली। पाकिस्तान में भी रूपी बोलते हैं, सेम ही बोलेगा ना, भाषा सेम है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखो, अब क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है कि अब इतना सारा देश, उनका इतना सारा अलग अलग मेजरमेंट डिसिप्लिन, तो कोई यूनिवर्सल डिनोमिनेशन तो है नहीं, है ना। कोई यूनिवर्सल डिनोमिनेशन तो है नहीं कि भाई पैसा का वैल्यू हर जगह में सेम हो। तो मनी एज ए मेजरमेंट स्केल हैज नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन, इट टेक्स द शेप ऑफ करेंसी रूलिंग इन ए कंट्री। तो जो भी करेंसी उस पर्टिकुलर कंट्री में चलता है उसके ऊपर डिपेंड करके उसका शेप होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज रूपी, इन यूके पाउंड, ठीक है। इन जर्मनी ड्यूसमार्क, दैट इज डीएम, ठीक है। इन यूनाइटेड स्टेट्स इट्स डॉलर, एंड सो ऑन।
So also there is a no constant exchange relationship among the currencies. करेंसीज के बेस अंदर भी कोई ऐसा नहीं कि कांस्टेंट एक्सचेंज रिलेशनशिप भी चलता है। अगर किसी बिजनेसमैन को इन इंडिया में लोन लेना है $5,000 फ्रॉम अ बिजनेसमैन ऑफ द यूएसए, मतलब एक भारत के बिजनेसमैन को अगर यूएस के बिजनेसमैन से लोन लेना है, कितने का लोन लेना है, मानो कि $5,000 का लोन लेना है, तो ही वुड एंटर द ट्रांजैक्शंस इन हिज बुक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस, है ना। इंडियन बिजनेसमैन उसको रुपीस के हिसाब से देखेगा। Suppose at the time of loan agreement, exchange rate was $50. Suppose जब लोन एग्रीमेंट हो रहा है तब एक्सचेंज रेट चल रहा है मानो $50 पर डॉलर, जैसे अभी चल रहा है 82। अब मान के चलते हैं एज पर द क्वेश्चन 50, देन लोन अमाउंटेड रुपीज 55,000 इंटू 50, यू नो दैट, तो बड़ा सिंपल। लेकिन अभी इंडियन बंदा इसको, इंडियन बिजनेसमैन इसको 2.5 लाख हिसाब करेगा। Afterwards, the exchange rate has been changed to 55. अब exchange rate बदल के 50 से 55 हो गया। And the exchange rate loan amount becomes, अब ये 5,000 इंटू क्या करेगा, अभी 55 करेगा, इसका वैल्यू चेंज होकर 2,75,000 हो गया। अगर कम हो जाता है, नॉर्मली बढ़ता है लेकिन अगर 50 से मानो, ये तभी बढ़ेगा जिस दिन भारत एक प्रॉपर एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन जाएगा। मतलब अगर भारत इंपोर्ट इकोनॉमी, करेंटली भारत क्या है ना, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। भारत का इतना बड़ा जो जनसंख्या है, भारत का इतना बड़ा आबादी, और भारत में लैक ऑफ इनोवेशंस, लैक ऑफ प्रोडक्शन सिचुएशंस, ठीक है, मतलब लैक मतलब जितना जरूरी है उतना नहीं हो पाता। हम लोग तो मतलब अपना खाने का चीज भी बनाने में शर्म करते हैं। मतलब एक जमाना था, जब मतलब जमाना था और अभी भी है, कि जैसे हम लोगों को एग्रीकल्चर में शर्म आता है। एक फार्मर अपने आप को एज ए फार्मर बोलने में उनको अच्छा नहीं लगता, दे डोंट फील प्राउड, बिकॉज फार्मर को वो इंडिपेंडेंट फीलिंग नहीं दिया जाता है। फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता। ये सब प्रॉब्लम है देश के अंदर। कभी गांव गांव में जाओगे, रहोगे ना, तो पता लगेगा, ठीक है। उनको भी ना एक प्राउड फीलिंग मूवमेंट होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, उनको समझ आएगा। तो इंडिया में बेसिक लेवल में अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम धीरे धीरे चेंज होगा। जैसे आजकल नियम कर दिया गया है सर बहुत सारे जगह में, कि अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, मानो आपका पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और अगर आपको उसमें खेती करना है, तो अगर आप एग्रीकल्चर में फार्मर के हिसाब से जाना चाहते हो, तो आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा एक नियम बहुत सारे जगह में स्टेट लेवल में चेंजेस करने का कोशिश किया जा रहा है। एग्रीकल्चर में आओ तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आओ, ठीक है, यूनिवर्सिटी का डिग्री लो, और फिर एक अलग फीलिंग्स के साथ एग्रीकल्चर करो। तो ये सब हो जाएगा तो शायद एक दिन भारत भी इंपोर्ट से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट में कोई खराबी नहीं है, बट इंपोर्ट टू मच होने से प्रॉब्लम है सर, टू मच इंपोर्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारा देश ऐसे ही बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। आगे बढ़ते हैं सर। मतलब मैं इसलिए ये बात करता हूँ क्योंकि देखो दिन पे दिन क्या हो रहा है, दिन पे दिन यूएस डॉलर के वैल्यू इंडियन रुपी से, इंडियन मतलब यूएस डॉलर के हिसाब से दिन के दिन वैल्यू कम होते जा रहा है। मतलब ये 50, एक डॉलर का वैल्यू 50 से जिस दिन 60 हुआ था, फिर 60 से 70 हुआ, फिर 70 से 80 है, फिर 90 की तरफ बढ़ रहा है। तो ये ना भारत के लिए चिंता का विषय बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जब भी कोई चीज यूएस से मंगवाना पड़ेगा, उसका दाम बढ़ जाएगा। जैसे ये लोन का वैल्यू पहले देखो ना, यहाँ पर देख लो ना, लोन का वैल्यू पहले 2,50,000 था, अब लोन का वैल्यू कितना हो गया, 2,75,000 हो गया। आप लोग बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? यस सर। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोन तो इंपोर्ट हुआ है ये जो लोन मिला ये तो इंपोर्ट हुआ है ना, एक्सपोर्ट तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ कि भारत यूएस को लोन दिया है, ठीक है, क्योंकि भारत के पास इतना पैसा नहीं है सर कि भारत यूएस को लोन देगा। पैसा है, लेकिन वो पैसा बांटते खत्म हो जाता है। अच्छा, the loan amounted to like 50. Afterwards, the exchange rate has been changed to $1 goes to 55. At the changed exchange rate, the loan amount becomes 2,75. So money as a unit of measurement lack universal applicability, है ना। इसमें यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम हुआ अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री अनलेस ए कॉमन करेंसी इज इन द
तो कोई कॉमन करेंसी तो फिलहाल है नहीं। Since the rate of exchange fluctuates between two currencies over the time, money as a measurement scale also becomes volatile. तो मनी एज ए मेजरमेंट स्केल वोलेटाइल हो गया ना, कभी अप तो कभी डाउन, कभी अप तो कभी डाउन। जैसे देखो ना, अप डाउन देखोगे, ये मैंने आपको नेशनल एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में लेके आया, और इसमें अगर आप करेंसी डेरिवेटिव को देखना चाहते हो, देखो ये कल तक का डेटा है, आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है आज, दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो, जो लोग करेंसी कॉमोडिटी वगैरह का पढ़ाई करते हैं ना, इसका भी सेबी का एग्जाम होता है, NISM का, आप पढ़ाई कर सकते हो। मार्केट में जॉब भी बहुत सारा है, मतलब ये सब आप लोग अपना CA के साथ साथ एक्स्ट्रा एडिशन करके बना लेना सर, काम आएगा कभी ना कभी, और बहुत नॉलेज देगा आप लोग। तो मार्केट तो कल क्लोज हुआ है, अब यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा कंट्री का मोटा मोटी भारत में ट्रेड चलता है। क्या देख पा रहे हो सर? US डॉलर INR, ठीक है, ये है यूरो INR, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड INR, जापान येन एंड इंडियन रुपीस, ठीक है। इसमें देख सकते हो कि कितना ट्रेड हुआ है, और बेसिकली लास्ट क्लोज कितने का है, ये देखो, ये सब क्वांटिटी ट्रेड होता है। जैसे US डॉलर और इसमें ट्रेड हुआ है, ये देखो 1937 क्वांटिटी का प्राइस, बेस्ट बीट था 82.2375 का, आज था इतना, और अल्टीमेटली लास्ट ट्रेडेड था 82.24, और वही लास्ट मार्केट में दिख रहा है, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा लोग जिस दाम पे ट्रेड किया, वही दाम हमें मार्केट में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और बाकी कुछ लोग कम दाम दिया था, बट उनका उतना नहीं चला। इसी तरह से यूरो का भी 89.58 चल रहा है। इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन का 100 करके चल रहा है, एक मतलब 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इन इंडियन रुपीज। जापान येन चल रहा है सर, 1 जापान येन चल रहा है सर 63 इंडियन रुपीज के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन कुछ है, और भी डेटा आपको मिलेगा अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर है, बट ये सब मेन मेन है सर, ठीक है, ये सब मेन मेन है। अब चलो इतना डिटेल्स में अभी और नहीं जाते, आई होप कि आपको समझ में आया सर। तो मार्केट में ये सब चीजें डे टू डे बेसिस में काफी वोलेटाइल हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। तो अभी तक तो दुनिया भर में कोई प्रॉपर करेंसी तो नहीं है जो पूरा दुनिया में राज करे है। सबसे ज्यादा चला है डॉलर, बट उसके लेके भी बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? US के साथ रशिया का झगड़ा है, चाइना के साथ US का झगड़ा, दो मेन बड़ा पावरफुल कंट्री के साथ ही US का झगड़ा है। तो ये सब झगड़ा झाटी प्रॉब्लम तो करता है, ये बोलता है मैं बड़ा, वो बोलता है मैं बड़ा, कौन बड़ा पता नहीं सर, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ये बात जिस दिन लोगों को समझ में आएगा, उसी दिन तो कुछ होगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्केल। अब इतना देर से मैं आपको ये समझा रहा था मेजरमेंट स्केल क्या है। तो मनी एज ए मेजरमेंट स्केल यूज तो होता है, बट बड़ा ही वोलेटाइल है, ठीक है, बड़ा ही वोलेटाइल है, स्पेशली जब ये टोटल ग्लोबल मैटर में देखा जाए। हाँ, मे बी इन वन कंट्री दिस इज नॉट वोलेटाइल, बट जब भी ये ग्लोबल पैरामीटर में चेक करो, तो मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑब्वियसली वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब अप डाउन होता है ना, आज ये है तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद चेंज हो जाता है। ए বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, समझ में आ रहा है? Yes, sir. An ideal measurement scale should be stable over time. एक आइडियल मेजरमेंट स्केल स्टेबल होना चाहिए समय के साथ साथ, क्योंकि देखो हर चीज में ना स्टेबिलिटी चाहिए। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी ना हमेशा चिंताजनक होता है। जस्ट लाइक हमारा मन अगर, आपको कैसा माइंड अच्छा लगता है, स्टेबल माइंड कि वोलेटाइल माइंड? बोलो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, स्टेबल माइंड मतलब क्या, मन शांत है, और वोलेटाइल मतलब चंचल मन, अति रैंडम। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वोलेटाइल माइंड कैसा होता है? चंचल मन, अति रैंडम, है ना। अभी ये कर रहा है तो 2 मिनट बाद कुछ और कर रहे हैं, उनको लगता है वो हर चीज कर देगा। जो वोलेटाइल माइंड वाले लोग होते हैं, सबके सबके पास ही थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहता है, मेरा मेरा भी है। लेकिन वोलेटिलिटी माइंड कैसे होता है ना, उनको लगता है कि मैं ये भी तीर मार दूंगा, मैं वो भी तीर मार दूंगा, मेरे को सब आता है, मैं सब कर सकता हूँ, ठीक है।
फिर एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ भी नहीं करके चुपचाप बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे बंगाली में हिंदी में बोलता है ना, मैं हैंग करेंगा, मैं तैंग करेंगा, पर वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो वोलेटाइल माइंड में ऐसा होता है। स्टेबल माइंड पे आप हैंग टैंग कुछ नहीं करते, बट आप कुछ तो करते। ठीक है, तो इसीलिए कुछ तो करना चाहिए, और इसके लिए माइंड को भी स्टेबल होना जितना जरूरी है, उसी तरह मेजरमेंट पे भी एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, यही बात कर रहा है सर। इसलिए माइंड स्टेबल होना बहुत जरूरी है। आप कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, डजेंट मैटर। बुद्धिमानी का प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हम लोग थोड़ा बुद्धिमान का काम कर लेते हैं ना, तो घर पे माँ बापा या फिर जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, तेरा बहुत बुद्धि है, तो खूब बुद्धि। अरे बाबा ठीक है, बुद्धि ठीक है, बुद्धि में दिक्कत नहीं है। बोका आदमी भी बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन बुद्धि के साथ साथ क्या माइंड स्टेबल है, ये चीज जब बड़े समझ जाएंगे तो समझ लेना वो बच्चा सच में जिंदगी में कुछ करेगा। लेकिन बुद्धि है और माइंड स्टेबल नहीं है, तो वो बुद्धि खतरनाक है। An ideal measurement scale should be stable over time. For example, if one buys 1 kg cabbage today, अगर आज एक केजी कैबेज आप खरीदते हो, the quantity he received, he will be the same if he will buy 1 kg cabbage 1 year later. अरे 1 केजी कैबेज आज जितना वजन होगा उसका, 1 साल बाद भी तो उसका वजन उतना ही होगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? एक कैबेज अगर आज 1 केजी बता रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर क्या 1 केजी है सर। चेंज हो जाएगा? ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा। अब कोई बोलेगा सर यहाँ से कैबेज लेके चांद में जाएंगे तो चेंज हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट बात। या फिर पश्चिम बंगाल का कैबेज लेके अगर आप राजस्थान में चले जाते हो, थर डेजर्ट के आसपास के एरिया में, तो कैबेज का वजन क्या हो जाएगा? हाँ, मानो वेस्ट बंगाल से कैबेज लेके अगर आप राजस्थान चले जाते हो गर्मी के टाइम पे, क्या लगता है क्या होगा? तब तक तो वजन कम हो जाएगा उसका। यस सर, कम हो जाएगा। क्यों? किस हिसाब से बोले सर कम? सब मॉइस्चर निकल जाएगा ना। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है मतलब ये तो वेदर कंडीशंस में होता है ना। जैसे हमारा कोलकाता का वेदर में बहुत मॉइस्चर है ना, लेकिन राजस्थान के वेदर में मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये देख रहे हो ना कैसे सादा सादा है, ठीक है, वाइट वाइट, ऐसे पीला पीला, सच में पीला पीला है। अगर आप कभी जैसलमेर साइड में घूमने का आपको मौका मिलता है, तो यहाँ से जब कैबेज लेके यहाँ जाओगे, 2 दिन रखोगे, तो यहाँ पर जो 1 केजी था वो 1 केजी वहां पर तो 1 केजी नहीं रहेगा सर, तो थोड़ा तो कम हो जाएगा। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट जस्ट एग्जांपल। लेकिन इन सिंपल, ठीक है, आज अगर आप 1 केजी कैबेज खरीदते हो, तो नेक्स्ट ईयर भी 1 केजी कैबेज आपको मिलेगा। Now, similarly, the length of 1 meter cloth will not change if it is bought a few days later. आज जो 1 मीटर का कपड़ा है, अगर कुछ दिन बाद खरीदोगे तो 1 मीटर का 1 मीटर ही रहेगा। That is to say, a measurement scale should be stable in dimension. Money as a scale of measurement is not stable. जैसे आपने देखा, आज यूएस के हिसाब से इंडियन रुपीस का 82 चल रहा है, कल देखोगे 83 हो गया, कुछ दिन बाद देखोगे 80 हो गया। आपको ऐसे देखने को मिले। There occurs continuous change in the input-output price. The same quantity of money may not have the ability to buy same quantity of identical goods at different dates. मतलब आपके पास आज जितना पैसा है, उतने पैसे से, जैसे मानो यूएस डॉलर जब चेंज हो जाएगा, अगर जैसे मानो अगर यूएस डॉलर कभी 50 था, फिर कभी 60 हुआ, फिर तो पहले जैसे हमारे एग्जाम्पल में ही आपने देखा 50 से 55 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 75 हो गया। तो आप 50 जब था तो जितना प्रोडक्ट परचेज कर सकते थे यूएस से, जब 55 या 60 हो गया, क्या आप सिमिलर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेज कर पाओगे? मे बी नॉट। हाँ सर, नो सर। मे बी नो। तो एग्जैक्टली वही कहना चाहता है सर कि इनपुट आउटपुट प्राइस, द सेम क्वांटिटी ऑफ मनी मे नॉट हैव द एबिलिटी टू बाय सेम क्वांटिटी ऑफ आइडेंटिकल गुड्स एट डिफरेंट डेट्स। Thus, information of 1 year measured in money terms may not be comparable with that of another year. Suppose production and sales of a company in 2 different years are as follows. एक कंपनी का प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ ए कंपनी इन 2 different years are as follows. देखो, ईयर 1 में कंपनी का 5000 पीस का क्वांटिटी बना है, जिसका वैल्यूएशन बोल रहा है 5 लाख।
ईयर 2 में कंपनी ने 4,500 पीस क्वांटिटी बनाया, लेकिन जिसका वैल्यूएशन बता रहा है 5,40,000। ध्यान से सुनना। अब अगर आप ये ईयर 1 और ईयर 2 को कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में अगर आप देखो तो 5,000 पीस का दाम 5 लाख, 4,500 पीस का दाम 5,40,000, 5,40,000। Now looking at the monetary figure, one may be glad for 8% sales growth. अगर monetary figure देखोगे तो 5 लाख से 5,40,000 का जो ग्रोथ है, हाँ सर, फ्रॉम 5 लाख टू 5,40,000, कितने का डिफरेंस हो गया? 40,000। 40,000 का। तो 40,000 मतलब कितना परसेंटेज? 8%। 8%। तो मॉनेटरी फिगर देखोगे तो आपका सेल्स ग्रोथ कितना हुआ है? 8%। इनफैक्ट देयर वाज अ 10% प्रोडक्शन एंड सेल्स डिक्लाइन, क्योंकि 5,000 पीस पहले प्रोडक्शन किए थे, इस बार 4,500 प्रोडक्शन हुआ है, तो आपका 500 पीस प्रोडक्शन कम रहा है सर। 5,000 बाई 500 बाई 5,000 इंटू 100 कर दो। टेन परसेंट में आपका प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गया। अब ध्यान से देखो सर, द ग्रोथ envisaged through monetary figure is only due to price change. So let us suppose further that the cost of production for the above mentioned 2 years is as follows. हम मानो cost of production कुछ ऐसा है, 5,000 क्वांटिटी बनाने में खर्चा पड़ता 4 लाख, खर्चा हुआ था 4 लाख, और 4,500 पीस बनाने में खर्चा पड़ा था 4.5 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्टिंग का बात कर रहे हैं सर। 5,000 पीस का कॉस्टिंग है 4 लाख का, लेकिन 4,500 पीस का कॉस्टिंग है 4.5 लाख। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सेल से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस करो। इधर आपका 5 लाख का सेल्स है, इधर आपका 4 लाख का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो 5 लाख से 4 लाख घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 लाख। देन दी फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 5 लाख से 4 लाख माइनस हो जाएगा, तो आपका 1 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन सेकेंड ईयर में देखो, सेकेंड ईयर 5,40,000 का सेल्स है और 4,50,000 का सीओपी है, 90,000 का हो गया। तो आपने कितने का डिक्लाइन कर लिया प्रॉफिट में? प्रॉफिट कितना कम हो गया आपका फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में? फर्स्ट ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट था, सेकेंड ईयर में 90,000 का प्रॉफिट हुआ आपका। तो आपका 10% में डिक्लाइन हुआ कि नहीं हुआ? 1 लाख का 10% इज 10,000, तो 10,000 में कम हो गया, 10% प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ आपका। मतलब 2022 में अगर आपने ऐसा किया था, 2021 में, 2022 में आपका कम हुआ, भले ही आपने देखा कि आपका सेल प्राइस ज्यादा है। तो मनी एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल इन द डायमेंशन। अगर हर बात को पैसे से तोलोगे तो कभी भी आप प्रॉपर स्टेबल डायमेंशन नहीं कर पाओगे। 5 लाख से 5,40,000 हुआ, आप बड़ा खुश हो गए, लेकिन सीओपी भी तो देखो। अरे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शंस भी तो देखो। Thus accounting measures informations mostly in money terms, which is not a stable scale having universal applicability and also not stable in dimensions for comparison over the time. So it is not an exact measurement discipline. सर दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं घुसा? यस सर। चौथा साहिल सिवास बोलो सर। हाँ सर। तो देखो सर, हम लोग आम नजर में जो सोचते हैं, ठीक है, इवन अकाउंट्स भी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को वो भी मानता है, लेकिन मानने से नहीं चलेगा, कुछ लॉजिकल, कुछ ऑर्डिनलिटी, कुछ कार्डिनलिटी सब देखना पड़ता है। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट स्केल्स में मनी का प्रॉब्लम ये है। अब अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन कुछ वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स के बारे में भी हमारे सामने बात करता है।
क्या बात करता है सर? अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, हाउ डू यू मेजर ए ट्रांजैक्शंस और एन इवेंट? Unless the measurement base is settled, we cannot progress to the record keeping functions of bookkeeping. Bookkeeping means accounting. It has been explained that accounting is meant for generating informations. ऐसा एक्सप्लेन किया गया है, अकाउंटिंग क्या है? इंफॉर्मेशन जनरेट करने का माध्यम है, सुइटेबल फॉर यूजर्स, जो यूजर्स के लिए सुइटेबल हो, यूजर जजमेंट्स एंड डिसीजंस। बट जनरेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन जनरेट किया जाता है, प्रिसीडेड बाय, इंफॉर्मेशन जनरेट करने से पहले उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसको क्लासिफाई करना पड़ता है, उसको समराइजिंग करना पड़ता है, यही तो अकाउंटिंग है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग डेटा। बट बाय दैट प्रोसेस इट मेजर्स परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी बाय वे ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इस सेम प्रोसेस में हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस में पहुंचते हैं, और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशंस उसके बैलेंस शीट के थ्रू से देखते हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, अदानी, यस बैंक, क्या क्या नहीं बोल रहा था। Thus, measurement is an important part of accounting discipline, but a set of theorems governs the whole measurement subsystem. Theorem मतलब there are some, जैसे हम लोग theorem का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ ऐसा प्रूवमेंट है, ठीक है, प्रूवमेंट है, जिसको यूज करके, जिसको सब मेजरमेंट में यूज करके, सब सिस्टम में यूज करके देखा जाता है। तो दिस थ्योरम शुड बी केयरफुली अंडरस्टूड। ये जो थ्योरम्स है, जो प्रूफ किया गया है, जो लॉजिक यूज किया गया है, जो पैरामीटर यूज किया गया है, इसे हमें प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा टू नो हाउ दी कॉग्स ऑफ अकाउंटिंग विल वर्क, मतलब किस तरह से एक्चुअली ये अकाउंटिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कैसे काम करता है। अब दिन बे दिन हर एक चीज साइंटिफिक बन रहा है, दिन बे दिन हर एक चीज में लॉजिक और आ रहा है सर, एआई का जमाना चल रहा है, तो अकाउंट्स में भी चेंजेस आ रहा है। नाउअडेज अकाउंटिंग प्रोफेशंस थ्री थ्योरम्स नेमली गोइंग कंसर्न, तीन चीज में आजकल ज्यादा फोकस करता है। एक है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। बिजनेस चलता जाएगा, ये एक थ्योरम है, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। कंसिस्टेंसी अप्रोच, बिजनेस में हमेशा रेगुलर बेसिस में बिजनेस में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होगा। एंड एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस मतलब जो पे करना है या जो मिलने वाला है, हम दोनों को ही दिमाग में रखते हैं, एक्रूअल, ड्यू बेसिस। ये सब फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस है, याद रखें कि फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। And these assumptions are taken for granted. Also, while measuring, classifying, summarizing and also presenting various policies are adopted. Accounting policies के बारे में next class में बताऊंगा आप लोगों को। Recording, classifying, summarizing and communications of information are also important part of accounting, which do not fall within the purview of measurement discipline. मतलब ये पहला पार्ट है। Therefore, we cannot simply say that accounting is a measurement discipline. मतलब सिंपल इतना कहना सही नहीं होगा कि अकाउंटिंग सिर्फ मेजरमेंट डिसिप्लिन है। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, वो सब भी है। बट इन अकाउंटिंग मनी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फिर से मनी में आ गए। सो लेट अस टेक वन थिंग फॉर ग्रांटेड दैट ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। भले ही मनी में प्रॉब्लम हो, फिर भी मनी से ही उसको मेजर किया जाता है। Quantitative information is also required in many cases, but such information is only supplementary to monetary information. अब आगे ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स का जो इंपॉर्टेंट 4 प्रिंसिपल्स हैं, आप इसको आगे समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या कहना चाहता है। और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स को कितना लॉजिकली यूज किया जा सकता है, वो भी अकाउंट्स कोशिश करता है। There are basically 4 generally accepted measurement basis valuation principles. 4 है। पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। इनमें वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है प्रेजेंट वैल्यू को, बट बाकी चीज भी हिस्टोरिकल का यूज बहुत ज्यादा है। करेंट कॉस्ट एंड रियलाइजेबल वैल्यू को भी काफी इंपॉर्टेंस मिलता है। समझ रहे सर? अब अगर मैं आपको एक एक करके वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स को डील करूं तो आपको समझ में आएगा कि आखिर में हो क्या रहा है। तो अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में, मैंने पहले भी आपको बोला था, जब हम लोग प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे पढ़े थे ना, याद होगा आप लोगों को, जब हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल पढ़े थे, तब भी हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में बात किए थे। ये देखो,
एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म एंड कंसिस्टेंसी अप्रोच। ठीक है, ये सब में, इस सब बोलने के टाइम पे मटेरियलिटी हम लोग हिस्टोरिकल के बारे में बात किए थे। फिर से कोई बात नहीं, इस बार तो हम लोग थोड़ा सा अलग बात कर रहे हैं सर, वो तो प्रिंसिपल था, उसी को यूज करना है। लेट अस डिस्कस द प्रिंसिपल इन डिटेल। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं ना। इट मींस एक्विजिशन प्राइस। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? एक्विजिशन प्राइस। से फॉर एग्जांपल आपने कोई जमीन खरीदा, कोई मशीन को पास्ट में परचेज किया था, ठीक है, मशीन परचेज, लैंड परचेज्ड, ठीक है, पास्ट में। इट मींस एक्विजिशन प्राइस, जिस दाम पे आपने खरीदा हुआ था, आपने जिस दाम पे उसको लिया था, आज लो, 1 महीना पहले लो, 2 साल पहले लो, 20 साल पहले लो, 200 साल पहले लो, डजेंट मैटर। द बिजनेसमैन पेड 7 लाख टू परचेज द मशीन। मानो बिजनेसमैन ने 7 लाख खर्चा किया मशीन को परचेज करने के लिए, और 1 लाख स्पेंड किया उसके इंस्टॉलेशन पे। तो एक्विजिशन प्राइस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्ज कितना हो जाएगा? 7 लाख प्लस 1 लाख, 8 लाख। मतलब आपने मानो एक फ्रिज खरीदा या एसी खरीदा, फिर एसी खरीदने में आपका मानो खर्चा पड़ा 40,000 का। फिर आप अपने लोकल मैकेनिक को बुलाए, उनको आपने बोला भाई इंस्टॉल करके दो, तो उसने बोला दादा हमको 2,000 लेना है। तो कुल मिला के आपका एसी का टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? 40,000 की 42,000? 42,000। वो तो पहली बार ही दे रहा हूँ। थैंक यू सर। ऐसा ही बात है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बेस, अब ये जो आपने सिंपल बोला, अकॉर्डिंग टू दिस बेस एसेट्स आर रिकॉर्डेड एन अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। चाहे कैश दो या कैश जैसा कोई वैल्यूएशन दो, कैश इक्विवेलेंट में जैसे कुछ भी जो पैसा ना होके कुछ और। मानो आपने किसी को बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, तुम्हारा गाड़ी का खर्चा मैं दे दूंगा, तुम बाई कार आ जाओ, मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा, मतलब कार का भाड़ा मैं दे दूंगा। अब उसको कैश नहीं दे रहे हो। जैसे कोई मानो कि एरोप्लेन से आएगा, फॉरेन से आएगा, तो फॉरेन का टिकट कॉस्ट आप दे रहे हो, तो आप उसको कैश नहीं दे रहे हो, लेकिन उसका आने जाने का खर्चा आप पेमेंट कर रहे हो। तो क्या क्या हो जाएगा? कैश इक्विवेलेंट। According to this base, assets are recorded in an amount of cash or cash equivalent paid at the time of acquisitions. ठीक है। Now liabilities, अब ये तो एसेट का था, अब liabilities का क्या? Liabilities are recorded at the amount of proceeds received in exchange for the obligations. In some circumstances, a liability is recorded at the amount of cash or cash equivalent expected to be paid, pay किया जाएगा to satisfy in the normal course of business. Example, when a businessman takes 5 lakh loan from a bank. अब मानो एक बिजनेसमैन 5 लाख का लोन ले रहा है बैंक से, इंटरेस्ट रेट है 10% इंटरेस्ट पर एनम। It is to be recorded at the amount of proceeds received in exchange for the obligations. मतलब 5 लाख में आपने लोन लिया बैंक से, जिसका 10% का इंटरेस्ट है पर एनम का, है ना। अब ऑब्लिगेशन बन जाएगा ना, बैंक से लोन लिया है मतलब उसको देना पड़ेगा, उसका नैतिक दायित्व है ये, है ना। Here the obligation is the repayment of loan as well as payment of interest at an agreed rate. जिस रेट में आपने एग्री किया था, that is 10%, proceeds received are 5 lakh. It is historical cost of the transactions. ये भी historical cost है transactions का। Take another case regarding payment of income tax liability. ध्यान से सुनना बात। हम लोग जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी, रिसेंटली इनकम टैक्स में चेंजेस आया है हल्का सा, ठीक है, रेट ऑफ टैक्स में पुराना रेट अभी भी है, बट न्यू टैक्स में थोड़ा चेंजेस आया है। ये बजट का क्लास में मैं बताऊंगा और इनकम टैक्स के क्लास में भी बताऊंगा, जो लोग करते हैं। टेक अनदर केस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। यू नो एवरी इंडिविजुअल हैज टू पे इनकम टैक्स। हर किसी को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है अगर उसका बेसिक लिमिट अचीव हो जाता है। बेसिक लिमिट मतलब नॉर्मली हमारे देश में जो ओल्ड रेजिम है वो अभी भी चल रहा है, जिसके तहत आपको 2.5 लाख तक का कोई इनकम है तो टैक्स नहीं देना पड़ता है। 2.5 लाख के बाद जो भी इनकम करोगे वो टैक्सेबल होता है, भले ही वो 2.5 लाख, नॉर्मली अगर पुराना रिजिम देखा जाए तो 5 लाख तक एक्चुअली कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस स्लैब बता रहा हूँ, और न्यू रिजिम के हिसाब से 3 लाख तक का स्लैब बनाया गया कि आपको 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बस वही बात है कि अगर इंडिविजुअल टैक्स तो पे करना उनको पड़ता है अगर उनका सर्टेन मिनिमम लिमिट एक्सीड करता है तो।
But the income tax liability is not settled immediately when one earns his income. मतलब आप जैसे ही अर्निंग कर लेते हो तब भी आपको नहीं टैक्स देना पड़ता है। मतलब आज आपने 5 लाख कमाया तो अभी के अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके आपसे टैक्स नहीं लेके जाता। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी सेटल्स इट सम टाइम लेटर। नॉर्मली एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जुलाई सितंबर, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेट रहता है। कंपनी के लिए अलग, टैक्स ऑडिट वालों के लिए अलग, जिनका ऑडिट नहीं होता उनके लिए अलग, ठीक है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी सेटल्स इट सम टाइम लेटर व्हिच इज टेक्निकली कॉल्ड असेसमेंट ईयर। जैसे मानो आप 21-22 में कमाते हो तो 22-23 में इनकम टैक्स वाले आपसे टैक्स लेते। अब 22-23 को कहा जाता है असेसमेंट ईयर, 21-22 को कहा जाता है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में कमाओ, असेसमेंट ईयर में कमाओ, ये सब डिस्कशन हम लोग कहाँ करते हैं सर? सर इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में इनकम टैक्स। देन हाउ डज ही रिकॉर्ड हिज लायबिलिटी? अब सवाल ही उठता है तो फिर वो अपना लायबिलिटी रिकॉर्ड कैसे करेगा? तो एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस इट इज टू बी रिकॉर्डेड एट एन अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी। अब वो अपना इनकम टैक्स लायबिलिटी अभी तो नहीं पे कर रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड कितना पे करना पड़ सकता है वो अपने हिसाब से मेंटेन करेगा, जो एक हिस्टोरिकल बेसिस में होता है कि मैंने पहले भी इस हिसाब से ऐसा पेमेंट किया था, इस बार में मुझे इतना पेमेंट करना पड़ सकता है। तो आप हिस्टोरिकल बेसिस में भी अपना टैक्स लायबिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आपको तुरंत तो पे नहीं करना होता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बहुत जरूरी होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बहुत जरूरी होता है वैल्यूएशंस में। समझ में आ रहा है सर? अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट को समझने के लिए थोड़ा करंट कॉस्ट को समझो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क है। और लास्ट में जब अपने प्रेजेंट वैल्यू समझ जाएंगे ना, आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू करंट कॉस्ट। ध्यान से सुनना सर, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जब एक एक एट ए टाइम सब कुछ कंपेयर करेंगे और क्लैरिटी मिलेगा। टेक दैट मिस्टर एक्स परचेस्ड अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2011। मिस्टर एक्स ने एक मशीन परचेस किया। कब परचेस किया सर? एक मिनट रुको सर। देखो, टेक दैट मिस्टर एक परचेस्ड अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2011। कितने में? 7 लाख। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस ही हैज टू रिकॉर्ड इट एट 7 लाख, दैट इज द एक्विजिशन प्राइस। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशंस को रखा नहीं गया, साइड करते। एज ऑन 1 जनवरी 2020 मिस्टर एक्स फाउंड दैट इट वुड कॉस्ट 25 लाख टू परचेस दैट मशीन। ध्यान से सुनना सर, 1 जनवरी 2011 को उसने एक मशीन खरीदा जिसका दाम था 7 लाख। As per historical cost base, he has to record it at 7 lakh. That is the acquisition price. यहां तक एक बात। अब 2011 नहीं, हम लोग 2020 में आ गए। 1 जनवरी 2020 में मिस्टर एक्स ने फाउंड किया that it would cost 25 lakh to purchase that machine. Take also that Mr. X took a loan from a bank as on 1st of January 2011, that is 5 lakh. 5 लाख का एक लोन भी उन्होंने लिया था, जिसके लिए उनका लोन का इंटरेस्ट था 18% पर एनम, रीपेबल एट द एंड ऑफ 15th ईयर टुगेदर विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ उनको पूरा रीपे करना होगा 18% रेट में 15 साल बाद। एज ऑन 1st of January 2020, ध्यान से सुनना, एज ऑन 1st of January 2020 the bank announces 1% प्रीपेमेंट पेनल्टी। कभी कभी होता है बिजनेस लोन कैटेगरी में प्रीपेमेंट पेनल्टी होता है, मतलब अगर आप जल्दी पे कर दोगे तो आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ऐसा जानते हो आप लोग? बैंक को अगर पेमेंट कोई जल्दी कर देता है तो उस केस में बैंक उनसे पेनल्टी चार्ज लेता है। हेलो, सुना है कि नहीं सुना कभी ऐसा? सर बिना वार्निंग? सर वार्निंग नहीं सर, एक्चुअली बैंक जब आपको लोन प्रोवाइड करता है, स्पेशली बिजनेस लोन कैटेगरी में ऐसा होता है। हाउसिंग लोन कैटेगरी में ये सब अभी बंद है। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ये कैटेगरी में होता है कि अगर मानो आप लोन लेते हो और मानो कि बैंक ने आपको बोला 10, आपने बैंक को बोला या बैंक भी एग्री हुआ कि 10 इयर्स का लोन है,
या 15 ईयर्स का लोन है। और मानो लोन का अमाउंट है से फॉर एग्जांपल 25 लाख या 30 लाख जो भी हो। अब आप 25 लाख का अमाउंट 10 साल में या 15 साल में बैंक को पेमेंट करते रहोगे। जैसे मंथली इंस्टॉल में इंटरेस्ट अमाउंट के इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट भी आपका कटता जाएगा और फिर लास्ट में जाके चलता, इस तरह से आपको पेमेंट करना। लेकिन मानो कोई मानो 5 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स में ही पूरा पेमेंट करना चाहता है, इतना दिन तक अप टू 5 ईयर्स तक इंस्टॉलमेंट भरता गया, लेकिन लास्ट ईयर या लास्ट 2 ईयर्स में उनके पास कुछ पैसा आया, ठीक है, मानो घर का कोई जमीन वगैरह हुआ, बेच बाच दिया, बोला कि हम रीपेमेंट कर देंगे, हमको इंटरेस्ट नहीं भरने का मन है, ठीक है। अब जैसे वो बैंक को जाके बोलेगा तो बैंक उसको पहले ही बोल दिया था कि प्री पेमेंट कर सकते हो, पहले ही बोल देता है, कंडीशंस भी लिखा रहता है। जब आपको लोन का सैंक्शन पेपर देता है ना, तो लोन का सैंक्शन पेपर देने के टाइम पे जब आप उस पर साइन करते हो, उसी में लिखा रहता है कि अगर प्री पेमेंट करोगे इतना परसेंटेज या 1% या 2% एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे चार्ज काटा जा सकता है। अब आप हिसाब लगा लो कि अब 1% प्री पेमेंट जो होता है ना, जो बाकी अमाउंट है उस पर लगता है, ठीक है, जो ऑलरेडी पे कर दी उस पर नहीं लगता, जो अमाउंट अब बाकी है उसके ऊपर लगता है। अब आप हिसाब लगा लो कि अगर आप इंटरेस्ट भरोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, अगर आप प्री पेमेंट करोगे तो आपको कितना देना पड़ रहा है। लेकिन देना पड़ता है सर ऐसा, क्योंकि बैंक भी तो अपना एक हिसाब लगा के चलता है ना कि मेरा हर मंथ इतना इतना आएगा। आप प्री पेमेंट कर दोगे तो बैंक का वो लॉस हो सकता है, इसलिए बैंक इस तरह का चार्जेस लेता है। तो बैंक announces 1% prepayment penalty on the loan amount if it is paid within 15 days starting from that day. So as per the historical cost, the liability is recorded at 5 lakh, obviously क्योंकि उसने लोन 5 लाख का लिया था. At the amount of proceeds received in exchange for obligations and asset is recorded as 7 lakh. अगर हम लोग ये कौन सा कॉस्ट पढ़ रहे हैं सर, हम लोग करेंट कॉस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो करेंट कॉस्ट के हिसाब से उनका लोन कितने का है, करेंट कॉस्ट के हिसाब से उनका लोन है 5 लाख का, उनका एसेट का वैल्यू 7 लाख का जो हिस्टोरिकली उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑब्लिगेशंस के हिसाब से एसेट रिकॉर्डेड कितना करके रखा है, जिस दाम पे उसने परचेस किया था, दैट इज 7 लाख का। तो करेंट कॉस्ट गिव्स एन अल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस। Assets are carried out at the amount of cash or cash equivalent that would have to be paid if the same or an equivalent asset was acquired currently. ठीक है। Liabilities are carried out at the undiscounted amount of cash or cash equivalent that would be required to settle the obligations currently. बात को ध्यान से सुनना सर। इतने देर से उनका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो बन रहा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से उनका लाइबिलिटी है 5 लाख, क्योंकि उन्होंने लोन 5 लाख का लेके रखा। हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से उनका एसेट का वैल्यू है 7 लाख, क्योंकि उन्होंने 7 लाख पे एसेट खरीद के रखा। लेकिन हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं करेंट कॉस्ट का। तो करेंट कॉस्ट गिव्स क्या क्या दे रहा है, एक ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस दे रहा है, जिसमें वो क्या मेजर करेगा, assets are carried out at the amount of cash or cash equivalent that would have to be paid in the same or equivalent as it was acquired currently. अगर वही एसेट अगर आप आज के रेट में एक्वायर करते, आपका जो खर्चा होता आपको उस रेट में आप एसेट को कैलकुलेट करोगे। तो करंट एसेट्स अगर आप आज के रेट में सेम एसेट को परचेस करते 2011 के जगह 2020 में, ठीक है, जो हमारे एग्जांपल में एसेट खरीदने में खर्चा पड़ेगा 25 लाख, तो एज पर द करंट कॉस्ट बेस द मशीन वैल्यू इज 25 लाख। और बैंक का लोन क्या हो जाएगा, बैंक का लोन कैसे करोगे, 5 लाख का लोन तो आपने लिया था, लेकिन अगर आप प्री पेमेंट करोगे जो 15 साल के लिए लिया था आपने, लेकिन अगर आप आज के डेट में प्रीपेड करते हो तो 5 लाख पे कितना देना पड़ेगा, प्रीपेमेंट चार्जेस कितना है, 1%। तो इसलिए आपका लोन वैल्यू हो जाएगा 5,05,000। ये करेंट कॉस्ट है। समझे कि नहीं सर, बोलो, बात क्लियर हुआ। ये करेंट कॉस्ट अप्रोच है, मतलब आज की डेट में क्या कॉस्ट हो सकता है आपका। लेकिन आप सेम कॉन्सेप्ट अगर आप हिस्टोरिकल में देखा तो आपने क्या देखा कि आपका 5 लाख का लोन था, ठीक है, आपका 5 लाख का लोन था और उधर आपका 8 लाख का इंस्टॉलेशन कॉस्ट था, जो आपने अभी अभी देख के आया। लेकिन करेंट कॉस्ट में हिसाब बदल गया। अब आप देखो
रियलाइजेबल वैल्यू, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, बहुत हद तक नहीं। Suppose Mr. X found that he can get 20 lakh if he would sell the machine purchased on 1st of January 2011। जो मशीन्स को उन्होंने 7 लाख देके 2011 में खरीदा था, उसको अगर वो सेल कर पाता है 20 लाख पे, उसने देखा he can get 20 lakh if he would sell the machine purchased on 1/1/2011 paying 7 lakh and which would cost 25 lakh in the case he would buy it currently। आज के डेट में खरीदने जाएगा तो 25 लाख पड़ेगा और 7 लाख का मशीन बेचेगा तो 20 लाख पड़ेगा। Take also that Mr. X found that he had no money to pay of the bank loan of 5 lakh currently। साथ में ये भी बोल रहा है कि ये मान के चलते हैं कि उसको 5 लाख का जो लोन है वो पे करने का उनके पास अभी कोई पैसा नहीं है। तो एज पर द realizable value assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling the asset in orderly disposal। disposal मतलब एसेट सेल करना। अब अगर वो हैपोजेट सेल करेगा, मतलब ऐसे ही किसी भी करके सेल कर देते हैं, मे yield समथिंग लेस, ठीक है, तो लाइबिलिटीज आर कैरिड एट देयर सेटलमेंट वैल्यू। लाइबिलिटी को सेटलमेंट वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है, दैट इज अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट एक्सप्रेस टू बी पेड टू सेटिस्फाई द लाइबिलिटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। समझाता, मशीन शुड बी रिकॉर्डेड क्या हो जाएगा, रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब आज जो 7 लाख का मशीन है, ध्यान से सुनना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी अकाउंट्स में यूज होता है। आगे आगे जितना एडवांस लेवल में जाओगे ना, पार्टनरशिप करोगे, कंपनी करोगे, ठीक है, एनपीओ करोगे, आपको देखने को मिलता है। अब 7 लाख का मशीन आज की डेट में बेचने जाएगा तो कितने में बेच पाएगा, 20 लाख में ना। तो शो द मशीन शुड बी रिकॉर्डेड एट 20 लाख, द रियलाइजेबल वैल्यू इन एन ऑर्डरली सेल, व्हाइल द बैंक लोन शुड बी रिकॉर्डेड एज 5 लाख, क्योंकि उसको बैंक को देना है उतना ही। लेकिन आज उसको बैंक को देने के लिए कोई मनी तो उसके पास है नहीं, लेकिन लाइबिलिटी तो 5 लाख का है ना उसका। यहाँ पर इंटरेस्ट को दिमाग में नहीं रखा गया, जितने का लोन है सिर्फ उसको दिमाग में रखा गया। The loan should be recorded at 5 lakh, the settlement value in the normal course of business। ये है रियलाइजेबल, इसको कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू अप्रोच। एंड लास्ट में आता है सर मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट लॉजिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। ध्यान से सुनना सर, हम लोग बहुत ही वाइटल पॉइंट में जा रहे हैं और पॉइंट का नाम है प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। Now what about the present value approach? सर प्रेजेंट वैल्यू टीबीएम का कॉन्सेप्ट है। आप लोग शायद मैम के पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ चुके हो, या फिर मेरे पास फाइनेंस पढ़ता है, मैं उनको कराता हूँ, और मैम भी काफी लोगों को जब अकाउंट्स कराते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, सपोज वी आर टॉकिंग एज ऑन 1/1/2020, हम लोग बात कर रहे हैं मानो 1/1/2020 में। टेक इट एज ए टाइम फॉर रेफरेंस, एक रेफरेंस टाइम मान के चलते हैं। नाउ थिंक द मशीन परचेज्ड बाय मिस्टर एक्स कैन वर्क फॉर अनदर 10 years। मिस्टर एक्स ने जो मशीन खरीदा वो अगला 10 साल तक चल सकता है, एंड सपोज टू जनरेट कैश एट द रेट 1 लाख पर एनम। हर साल 1 लाख का कैश जनरेट कर सकता है। ऑल्सो टेक दैट बैंक लोन 5 लाख, 5 लाख का जो लोन है taken by Mr. X is to be repaid as on 31st of December 2026. Annual interest is 90,000। 5 लाख का 18% चल रहा था ना, तो इसलिए 90,000 एनुअल इंटरेस्ट है। ध्यान से सुनना, केस बड़ा ही सुंदर सा है। अब एक बिजनेस को कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जाना पड़ेगा और उसमें प्रेजेंट वैल्यू कैसे हेल्प करेगा, देखो आप। So as per the present value, an asset is carried out at the present discounted value of the future net cash inflow। समझाता हूँ। Then the item is expected to generate the normal course of business। मतलब जो एसेट आपके पास है वो आपको हर साल कितना कैश जनरेट करके देगा, 1 लाख। ध्यान से सुनना सर, जो मशीन उसके पास है वो 10 साल तक अभी और चलेगा और हर साल उसको 1 लाख तक जनरेट करने का क्षमता रखता है। बैंक लोन उसका 5 लाख का है और जिसका इंटरेस्ट उनको 90,000 भरना पड़ता है। Liabilities are carried at the present discounted value of future net cash outflow that are expected to be required to be settled the liability in the normal course of business। Liability भी normal course of business में settle करना। Now अब सिचुएशन थोड़ा सा आगे देखो। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट यूज किया, जैसे कि हमने यूज किया डिस्काउंट, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, है ना।
इनको थोड़ा सा इलाबोरेट करने का जरूरत है। ये सब ऐसे मैं फाइनेंस में चर्चा करता हूँ डिटेल्स में। आप लोग भी जब फाइनेंस पढ़ोगे तब और डिटेल्स में मैं चर्चा करूंगा वहां पर। ऐसे रिसेंटली जो लोग इंटरमीडिएट फाइनल लेवल का क्लास करते हैं उनके लिए चर्चा होता है, ठीक है, कैपिटल बजटिंग वगैरह में, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो टर्म डिस्काउंट, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो नीड a little elaborations. Say for example, rupees 100 in hand as on 1st of January 2020 is not equivalent to rupees 100 in hand as on 31st December 2020. मतलब मानो कि जैसे अगर 2020 छोड़ो, अगर मैं आपको आज अभी का हिसाब दिखाता हूँ। अगर कोई आपको बोलता कि 1 जनवरी 2023 को 100 रुपीज ले, ठीक है, किसी भी कारण से 100 रुपीज, या फिर वो बोलता है कि एक काम करो, तुमको अभी 100 नहीं देंगे, तुमको 31 दिसंबर 2023 को हम 100 रुपीज देंगे, मतलब एक साल बाद। सर आप कौन सा चूज करोगे? अभी का 100 चूज करना चाहोगे कि एक साल बाद का 100 चूज करना चाहोगे? कॉमन सेंस क्या बोलता है? हेलो, बोलो सर, बोलो सर। अगर कोई आपको कहता है कि 1 जनवरी को 100 टका रखा, या फिर 31 दिसंबर ईयर एंड में 100 रुपीज, आप कौन सा 100 लो? ईयर के स्टार्टिंग में कि ईयर के एंड में? सर ईयर के एंड में। एंड में क्यों? नो सर, स्टार्टिंग में लूंगा। आज अगर आप 100 रुपीज ले लेते हो तो उस 100 को आप बैंक में रख सकते हो। अरे 100, अच्छा चलो 100 आपको छोटा पड़ गया ना, 10,000 ले लो, 1 लाख ले लो, चलो जाओ। अब यही 1 लाख को अगर आप आज बैंक में रख देते हो और बैंक आपको बोलता है 6% इंटरेस्ट देंगे, तो 1 लाख प्लस 6% इंटरेस्ट मिल के यही 1 लाख को आप अपॉर्चुनिटी इनकम बना लेते, इसका वैल्यू 1,06,000 हो जाता। ये सर नो? यस सर। लेकिन अगर आपको 1 लाख साल के एंड में मिलता तो क्या आपको 6,000 एक्स्ट्रा मिलता? नो सर। तो ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग में चूज करोगे ना। तो ये जो टाइम गैप है, देयर इज अ टाइम गैप ऑफ 1 ईयर। इफ मिस्टर एक्स हैड 100, आप 100 को 1 लाख सोच के भी सोच सकते हो। इफ मिस्टर एक्स हैड रुपीज 100 एज ऑन 1/1/2020, ही कुड यूज इट एट दैट टाइम। If he received it on the 31st July 2020, he had to sacrifice his use for a year. पूरा एक साल का उसका यूज सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उसको, जो एक साल में उसी पैसे को बैंक में रख के वो एक्स्ट्रा रिटर्न कमा लेता, या फिर उस पैसे को बिजनेस में लगा के कुछ इनकम कर लेता, कुछ तो अपॉर्चुनिटी कर लेता। लेकिन अगर वो नहीं लेता है तो मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। एंड ये जो वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस है ना, इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसे का एक वैल्यू होता है समय के साथ साथ, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन है ना, मार्केट में महंगाई है, और महंगाई के साथ साथ मार्केट में मनी का फ्लो होता है, तो बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। कुछ नहीं तो सेफ जगह में अगर बैंक में भी रख देते हो, पोस्ट ऑफिस में रख देते हो, तो भी मिलता है। अगर बिजनेस करने में किसी को डर लगता है तो कम से कम पोस्ट ऑफिस बैंक में रख के तो उसको इंटरेस्ट मिल जाता है ना। अरे कुछ नहीं तो कम से कम सेविंग्स में भी रख लेगा ना। 1 लाख का अगर सेविंग्स में भी 3% रखता है, 3% सेविंग्स में देता है, तो भी 3,000 एक्स्ट्रा आएगा, तो भी 3,000 एक्स्ट्रा आएगा। तो ये जो सैक्रिफाइस उसने किया, अगर वो साल के एंड में लेता है, तो ये बेसिकली हो जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब बात वही है कि साल के शुरू में 100 और साल के एंड में 100 में फर्क है। इवन साल का क्यों, मंथ के एंड पे 1 लाख या 100, मतलब मंथ के एंड पे 100 और मंथ के स्टार्टिंग में 100 में भी फर्क है। बात को समझे? किसी को, किसी से मानो, से फॉर एग्जांपल आप बच्चे लोगों को पढ़ाते हो, ठीक है, एग्जांपल लेता हूं, मानो कि आप ट्यूशन देते हो। अब आपको जो स्टूडेंट्स है फीस देता है। अब मानो आप किसी से 1,000 टका फीस लेते हो। अब अगर वही फीस आप 1,000 रुपीज मंथ के स्टार्टिंग में लेते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मंथ के स्टार्ट में लेते हो, तो 1,000 टका अगर आप बैंक में रखते हो और बैंक अगर आपको बोलता है कि 1% करके मंथली देगा, तो पर मंथ आपको 10 टका मिलेगा सर, 1% इंटरेस्ट के तहत। लेकिन नहीं, अगर आपको ईयर मंथ के एंड में मिलता है तो आप 10 टका लॉस करते हो।
और 1% मंथली इंटरेस्ट का मतलब समझते हो सर? 1% मंथली मतलब एनुअली 12% से भी ज्यादा हो जाता है इफेक्टिव। समझ रहे हैं ना? तो मंथ मतलब ईयर तो छोड़ो, मंथ के स्टार्टिंग और एंड पे भी वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। तो मिस्टर एक्स वुड सैक्रिफाइस, that is he would agree to take money on 31st December 2020 if he had opened a compensated for the sacrifice, अगर उसको compensate किया जाए। So a rational man, rational मतलब logical, ठीक है, will never exchange 100 as on 1/1/2020 with 100 to be received on 31/12/2020। मतलब जो एक 1 जनवरी के दिन 2020 मतलब ईयर के स्टार्टिंग में 100 और 31 मतलब ईयर के एंड में 100 कभी भी सेम नहीं हो सकता। then rupees 100 of 1/1/20 is not equivalent to 100 of year end। ईयर के स्टार्टिंग का 100 और ईयर के एंड का 100 बिल्कुल सेम नहीं है। टू मेक द मनी रिसीवेबल इन अ फ्यूचर डेट इक्वल विद द मनी ऑफ द प्रेजेंट डेट इज टू बी डिवैल्यूड, उसका वैल्यू डिवैल्यूएशन हो जाता है, एंड सच डिवैल्यूएशन इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर मनी। इसी को कहते हैं डिस्काउंट। ये जो आज का 100 एक 1 ईयर लेटर 100 नहीं है सर। जो अपॉर्चुनिटी आपको लॉस हुआ, जो इन्फ्लेशन के साथ आपने एडजस्ट नहीं कर पाया, ऐसे ही नॉर्मली अगर हमारा भारत का बात करूं तो 5 से 6% एवरेज इन्फ्लेशन अभी भी चल रहा है। तो अगर आपके पास 100 आज कोई नहीं देता है, अगर 100 एक साल बाद आपको 100 देता है, तो आप ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस कर जाते हो और इन्फ्लेशन के साथ आपका एडजस्टमेंट भी खराब हो जाता है। मतलब सिंपल बात है, आज अगर आपके पॉकेट में 100 है और मार्केट में अगर इन्फ्लेशन भी 6% चल रहा है, तो इसका मतलब है कि एक साल बाद इस 100 से आप जो चीज खरीद पाते थे, एक साल बाद उसके लिए आपको 106 खर्चा करना पड़ेगा, 106। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो 100 इन टुडे इन योर पॉकेट में भी 6% इन्फ्लेशन के कारण उसका वैल्यू कम होकर 6% में कम कर दो तो 94 हो जाए। मतलब आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो 100 है, बट उसमें से आप वो 100 का चीज खरीद ही नहीं सकते, उसका एक्चुअल वैल्यू 94 हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये जो मार्केट में डिवैल्यूएशन हो जाता है ना, इसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर मनी। बात समझे कि नहीं सर? हेलो, आप लोगों को डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसमें डिस्काउंटिंग कैसे हो गया? मतलब वैल्यू डिवैल्यू हो जाए। अब इसके लिए पॉपुलर फॉर्मूला है, हम लोग इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी बोलते हैं, ठीक है, कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट 6% है और अगर तुम आज 100 रुपीज इंटरेस्ट कहीं पर पैसा भरते हो, ठीक है, तो और एक साल बाद आपको कितना मिलेगा, या फिर ऐसे भी कि 6% मार्केट में रेट है, ठीक है, एक साल बाद आपको 100 मिलेगा, ठीक है, 100 एक साल बाद आपको 100 मिलेगा, तो आज आपको कितना अमाउंट यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होता है, ये जो एरिया है ना सर, ये जो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट में आपको पता है कि एक साल बाद मुझे 100 मिलेगा, बट मार्केट में इंटरेस्ट है 6%, तो आपको डिस्काउंट करना पड़ता है, आपको डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज करना पड़ता है, और डिस्काउंट टेक्निक यूज करके आप ये बता सकते हो कि आज आपको कितना पैसा यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब इसको फॉर्मूला वाइज भी बोला जा सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट रूल क्या है। आप लोग ये सब बचपन में भी पढ़े होंगे स्कूल लेवल में। a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई इंटू द पावर n, जहां पर a का मतलब है अमाउंट, p का मतलब है प्रिंसिपल, i का मतलब है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट बाय 100, ठीक है, एंड n का मतलब है टाइम, ठीक है। अब यही फॉर्मूला यूज करके, और इसका एक दूसरा है, ये आपका कंपाउंडिंग का हो गया, और इसका ही एक डिस्काउंटिंग का, जिसमें इस इक्वेशंस गिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट मनी एंड प्रिंसिपल एंड फ्यूचर मनी अमाउंट। If a, I and n are given to find out p, the equation is to be changed slightly। तब अगर आपको p फाइंड करना है, उसी फॉर्मूला को चेंज करके आप a डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर n कर दो, आपको p मिल जाएगा, मतलब प्रिंसिपल मिल जाएगा। अब जस्ट मैं अब कुछ नहीं किया यहाँ पर, ये इक्वेशंस को चेंज कर दिया, a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n। अगर आपको यहाँ से p निकलना है, तो अगर आपको यहाँ से p निकलना है तो फिर आपका फॉर्मूला चेंज होकर हो जाएगा p equals to a divided by 1 plus I whole to the power n। अब using the equation one can find out the present value if he knows the value of a, I and n। अगर उसको a पता है, I पता है, n पता है, तो वो यहाँ से वैल्यू निकाल सकता है, प्रेजेंट वैल्यू। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा।
कैलकुलेटर हो है तो हाथ में ले लो। सपोज इंटरेस्ट इक्वल्स टू 20%, interest equals to 20%. Now what is the present value of 1 lakh? What is the present value of 1 lakh to be received as on 31st of December 2020? Take 1/1/2000 as the time of reference. अब इसको आप अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करो तो कुछ इस तरह का देखने में रहेगा। इंटरेस्ट इज 20%। 1 लाख आपको 1 साल बाद मिलेगा, ठीक है। Now what is the present value of 1 lakh to be received as on 31st December 2020? That means हम लोग कहाँ हैं? 1st of January 2022 में है मान, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और 31 दिसंबर 2022 को हमें 31 दिसंबर 2022 को हमें 1 लाख मिलेगा। और मार्केट में इंटरेस्ट रेट मतलब अपॉर्चुनिटी कहीं पर है सर आपका, जहां पर डाल के नॉर्मली स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, वहां पर आपको 20% रिटर्न मिल सकता है, ठीक है, या कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कुछ भी। तो अगर ये 1 लाख आपको 1 साल बाद मिलेगा और इंटरेस्ट रेट 20% है, तो दे जस्ट आस्क यू कि आज इसका वैल्यू क्या है, जहां पर आज हम खड़े हैं, ये हम लोग आज खड़े हैं टुडे। 1 ईयर लेटर 1 लाख मिलेगा, इंटरेस्ट इज 20%। तो जस्ट कैलकुलेट कि आज का वैल्यू कितना है। सर अगर फॉर्मूला में डालोगे ना तो इस तरह से आ जाएगा, P इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 20 टू दी पावर 1, ऐसा करके भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेटर में थोड़ा लॉजिकल वे में करना चाहते हो तो मेरे साथ साथ कर सकते हो। क्या आप लोग देख रहे हो सर? यस सर। देखो चौथा की कोई फेलेचिस, आई थिंक बाकी लोग भी मे भी किसी किसी का हो गया। जैसे मानो 20%, 20, अच्छा 20% को तोड़ना है, तो 20% को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 20/100, ठीक है, तोड़ दिया तो 20/100 करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना आया सर? 0.2, ठीक है। अब इसको कर दो +1, +1 क्यों? 20 तो इंटरेस्ट है, तो और इसको अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए, पॉइंट में करने से ये 0.2 हो गया। अब 0.2 के साथ +1 मतलब ये तो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल को ऐड कर, ठीक है। अब कैलकुलेटर में इसको सिंपल करना है, 20 डिवाइडेड बाई 100 जो भी आता है उसको +1 कर दो तो 1.2। अब 1.2 जो भी आपका आया इसको आप कैलकुलेटर में डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करके आप एक बार जस्ट इसका इक्वल मारो, जो भी आएगा इसको आप 1 लाख के साथ इंटू कर दो। देखो आपका क्या वैल्यू आ रहा है? कितना आया सर? 83,333 आया कि नहीं आया? अरे बोलो जरा। अब आप ये फॉर्मूला को याद रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको कैलकुलेटर में आप किसी भी सिंपल तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसा बहुत सारा बता सकता हूँ। देखो हमारा जो मशीन था, याद करें हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं वो मशीन हमें क्या बता रहा था सर? मशीन हमें ये बता रहा था कि 10 साल तक मशीन चलेगा, 2020 का बाद से 10 साल तक चलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हर साल मशीन हमें क्या दे रहा है? 1 लाख 1 लाख करके दे रहा है, ठीक है। 21 में 1 लाख, 22 में 1 लाख, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, एवरी ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मतलब ये तो पहला ईयर हो गया, फिर अगला 9 साल भी हमें मशीन से 1 लाख करके मिलेगा। अब हम लोग ईच एंड एवरी केस का प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब बहुत सिंपल है, 1 लाख अगर मुझे 2021 के, मतलब मैं खड़ा कहाँ हूँ सर? 1 जनवरी 2020 के स्टार्टिंग में खड़ा हूँ। अगर 31/12/2021 के एंड पे, मतलब 20 का एंड फिर 21 का एंड, 2 साल बाद 1 लाख मिलेगा, तो उसका आज का वैल्यू क्या होगा?
3 साल बाद भी 1 लाख मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना होगा। 4 साल बाद भी 1 लाख मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना होगा। 5 साल बाद भी 1 लाख मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। मतलब जो हमें 1 लाख करके मिलने का वादा किया गया है, या फिर जो देगा मुझे 1 जनवरी 2020 में मुझे बोला जा रहा है एवरी ईयर 1 लाख, तो उसका बाद में ट्रांसफर कर दो। ठीक जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 83,333 कैलकुलेट किया, वैसा ही हो जाएगा। कैसे करेंगे कैलकुलेटर में, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, मेरे साथ करोगे तो अभी निकल जाएगा। ये देखो 20% इंटरेस्ट था, 20 डिवाइडेड बाई 100 करो, 0.2 मतलब इंटरेस्ट, इसके साथ प्रिंसिपल वैल्यू 1 मान के चलते हैं, है ना, मान सकते हैं ना। तो 1.2 इसको करो डिवाइड, ठीक है, इसको करो 2 बार मतलब कैलकुलेटर में डिवाइड दबाओ, अपना जो भी कॉमर्शियल कैलकुलेटर है, डिवाइड करके आप एक इक्वल दो, तो इसे बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। ये जो मैं आपको निकाल के दिया ना, इसे डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं, या फिर इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। अब ये जो फैक्टर आया, इसको बस आप प्रिंसिपल के साथ, मतलब जो आपका फ्यूचर में वैल्यू है उसके साथ इंटू कर दो, इंटू 1 लाख। तो ये आपका क्या निकल गया था, 83,333, है ना। लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का करेंगे, मतलब 1 लाख हमें मिलेगा 2 साल बाद। याद करो सर बात को, तो मैं फिर से 1.2 लिख दिया, डिवाइड कर दिए, फिर अभी एक बार इक्वल नहीं 2 बार इक्वल मारना है। तो देखो फैक्टर आया 6.69444। अब इसको इंटू कर देंगे 1 लाख के साथ, तो मेरा आ रहा है सर 69,444। और आप देखो यहाँ पर जो सोल्यूशन था 69,444। अब आपको बार बार फॉर्मूला यूज करना है, आप कर सकते हो, बट हम लोग तो बिना फॉर्मूला का भी इसको निकाल सकते हैं। बेसिकली हम फॉर्मूला ही कर रहे हैं सर, बट हम लोग इसको कैलकुलेटर में बड़ा सिंपल तरीके से कर रहे हैं। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। हेलो, यस सर। सिमिलरली अगर आप थर्ड ईयर का निकालना चाहते हो निकालो, 3 साल बाद आपको 1 लाख मिलेगा, इंटरेस्ट इज 20%, अगेन 20/100 कर लो, +1 कर लो, डिवाइड कर लो। अब 3 बार इक्वल देना है, पावर में 3, 1 2 3, जो आया इसको 1 लाख के साथ इंटू कर दो, कितना आया 57,870, आ गया ना। अब फॉर्मूला में भी पुट कर लो, या फिर कैलकुलेटर में डायरेक्टली कर लो, आपका सारा इंफॉर्मेशन निकल जाएगा। ठीक है। अब ये हर साल का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 1 लाख फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन उसका आज का वैल्यू टुडे, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। 4 साल बाद 1 लाख उसका प्रेजेंट, 5 साल बाद 1 लाख उसका प्रेजेंट, टोटल ऑल दिस प्रेजेंट वैल्यू। अब जितना भी टोटल होगा उसको टोटल करो, टोटल करके देखो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 4,19,246, 4,19,246। ये एक्चुअली आपका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है। मतलब आपको लग रहा था हर साल 1 लाख करके 10 साल में 10 लाख मिलेगा मुझे, बट एक्चुअल में आपको 4,19,246 मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 20%। So it is to be valued at such amount at present value measurement basis. Here Mr. X will receive 1 lakh at different point of time. There are cash inflow. ये 1 लाख उस पे इनफ्लो हो रहा था. In other example, he has to pay interest and principal of bank loan. और भी कॉन्सेप्ट था ना, उसको बैंक इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, बैंक लोन भी उनको देना है, आउटफ्लो भी करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू तो 4,19,246 आ रहा है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी, अब इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है सर, एन्युइटी करेगा तो क्या होगा। ठीक है, अब एन्युइटी भी कैलकुलेट हो जाएगा सर, उसके लिए भी फॉर्मूला है। एन्युइटी कैसे निकालेंगे, अच्छा ये एन्युइटी का कॉन्सेप्ट आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ एक बार, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं ना आपको थोड़ा और डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि काफी देर से चर्चा चल रहा है, हो सकता है कि आप लोग थोड़ा पेशेंसलेस हो जा रहे हो। ठीक है, लेकिन सिमिलरली अगर आप एन्युइटी करोगे तो भी आप हिसाब लगा सकते हो। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोग सुन के चले जाओ। ठीक है, जैसे एन्युइटी का फॉर्मूला आता है सर, ए फॉर एन्युइटी, आई फॉर इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम। नाउ व्हाट इज एन्युइटी, आपको जब सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट जमा करना होता है किसी जगह में, ठीक है, मतलब हर साल सिमिलर इंटरेस्ट, हर साल सिमिलर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तब उसे एन्युइटी कहते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी और जो है वो ए फॉर एन पीरियड्स तक चलता है, तब एन्युइटी जो है सर टाइम बाउंड है, टी टाइम 1 2 3 अप टू एन पीरियड तक। तो इसको फॉर्मूला वाइज ऐसे लिखा जाता है, ए बाई आई
1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर एन। ठीक है। एन्युटी भी 2-3 तरह का होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, रेगुलर एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, ये सब चर्चा करेंगे सर आप लोग मैम के पास भी जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी मनी पढ़ोगे, या मेरे पास जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ोगे, तब ये सब डिटेल्स में पढ़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं जस्ट अकाउंटिंग यूज के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप ये एन्युटी फॉर्मूला यूज करते हो, अप्लाइंग दिस रूल, वन कैन डिराइव प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख फॉर 10 ईयर्स। अब आपको देखो 10 साल, हर साल 1 लाख करके मिल रहा था। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, इसमें हमें हर साल 1 लाख करके मिल रहा था। हमारा मशीन हमें एवरी ईयर 1 लाख जनरेट करके दे रहा है। मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है 20%, हमें 10 साल तक मशीन से 20% करके, सॉरी 1 लाख करके मिलेगा, ऐसा मशीन ने मुझे बताया। ठीक है, एस्टिमेट करके। अब अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करें, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला अभी मैंने आपको जो लिख के दिखाया, ये वाला फॉर्मूला सर, a by i into 1 minus 1 plus डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर n। अब इसी फॉर्मूला में a का मतलब क्या? 1 लाख। a बाई आई, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, आई मीन्स अगेन इंटरेस्ट, होल टू द पावर 10 मतलब n, मतलब जितना साल का है। अब इसको आप कैलकुलेट करो, मतलब बेसिकली फॉर्मूला में पुट करें सर। ठीक है, a बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n होल टू द पावर n, ये फॉर्मूला आपका। अब a का वैल्यू है 1 लाख, इंटरेस्ट है 20% मतलब 0.20, 20 डिवाइडेड बाई 100 कर दिए। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अगेन n, i का मतलब है 0.20। ठीक है, और होल टू द पावर 10 क्यों? क्योंकि 10 साल का है। हिसाब लगाओगे तो आपका वैल्यू आ रहा है 4,19,246। सिमिलरली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बैंक लोन, जिस तरह से हम लोगों ने ये कर दिया, ये हो गया मेरा, क्या निकल गया सर? जो हम लोगों ने इतने देर से निकाले ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट में हम लोग ईच एंड एवरी ईयर का अलग अलग करके निकाला। अब उसी को अगर एन्युटी फॉर्मूला में डाल दो तो एक ही बार में निकल जाएगा। इसमें इंडिविजुअल ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकाले। ठीक है, अब अगर आप इसको डायरेक्टली निकालना चाहते हो 10 साल का एक ही बार में, तो आपका डायरेक्टली 4,19,246 निकल जाएगा। उसमें बस आपको एन्युटी का ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको हर साल सिमिलर अमाउंट है ना, इसीलिए। अब इसमें अगर मैं बैंक लोन का बात करूं, अब बैंक लोन का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब बैंक लोन का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? अगेन a by i to 1 minus 1 divided by 1 plus i whole to the power n। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो 90,000 का मेरा अमाउंट है जो मुझे बैंक को देना पड़ता है, इंटरेस्ट है 0.20%। ठीक है, अच्छा 1 माइनस, अब ये फॉर्मूला में आ गया। अब ये हो गया मेरा एक पार्ट, और दूसरा मुझे प्रिंसिपल कितना देना है, इसमें और एक चीज ऐड होता है, दैट इज अनदर प्रिंसिपल बाय इंटरेस्ट ऐड होगा, क्योंकि मुझे बैंक को 5 साल में लोन भरना है, इसलिए बैंक का लोन इधर आ जाएगा। बैंक का लोन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको बैंक का जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के, वो हो जाता है 4,70,094। ठीक है, 4,04,70,094। ठीक है, ये बहुत ही साइंटिफिक वे में जा रहा है सर, बस प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी का फॉर्मूला यूज करके। 10 पूरा मेजरमेंट क्या बना देखो। अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करते तो आपका मशीन का वैल्यू है 7 लाख, बैंक लोन है 5 लाख। अगर आप करेंट कॉस्ट फॉलो करते थे तो आपका मशीन का वैल्यू है 25 लाख, बैंक लोन है 5,05,000, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अगर आप रियलाइजेबल वैल्यू करते थे तो आपका मशीन था 20 लाख का, बैंक लोन है 5 लाख का। जब आप प्रेजेंट वैल्यू फॉलो करते हो तो आपका मशीन का वैल्यू हो रहा है 4,19,246 और बैंक लोन का वैल्यू हो रहा है 4,70,094। देखा सर, प्रेजेंट वैल्यू में कितना सारा चीज बदल गया। आगे आगे हम लोग जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग देखेंगे कि कहीं हिस्टोरिकल कॉस्ट भी फॉलो हो रहा है, कहीं प्रेजेंट वैल्यू भी फॉलो हो रहा है, कहीं रियलाइजेबल फॉलो भी हो रहा है। ठीक है, हमें हर एक चीज के साथ आइडिया समझना पड़ेगा, कहाँ क्या यूज हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो ये जो एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू का डिस्कशंस किए ना, इसका चर्चा मैम आप लोगों के साथ, जो लोग फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कराएंगे।
ठीक है, मैं उस पर ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको बोल के मुझे करना चाहिए था, बट क्योंकि मुझे यहाँ पर अकाउंटिंग की जरूरत के लिए मुझे दिखाना पड़ा तो इसलिए मैंने दिखाया। ठीक है, बाकी आप लोग टीबीएम में मैम के पास, और जो लोग मेरे पास फाइनेंस पढ़ते हो उनको भी मैं टीबीएम के क्लास में ये कॉन्सेप्ट सॉल्व करा। ठीक है, तो फिलहाल इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि भाई कितना तरह का वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होता है, और उसके बेसिस में अलग अलग हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकल सकता है। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं? अब ये जो मैं Yes. आज आपको एस्टिमेशंस और मेजरमेंट के बारे में बोला, इस चैप्टर के पीछे आपको ना काफी क्वेश्चंस मिलेगा। आप जरूर एक बार ये थियोरेटिकल एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करें। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर पूछे सर, और अपने आप को अकाउंटिंग नॉलेज में बेसिक्स तो स्ट्रांग बनाएं। ठीक है, कोई डाउट रहे, कोई भी कुछ रहे, आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा। मैं आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में हो या बाद में कभी भी मौका मिले मैं आपको बता। ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही रखते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। Bye, sir.